कितनी कुंडली आपने देखी अब तक? 2.5-3 लाख कुंडली देख चुका हूँ इस समय। ये रही हमारी कुंडली साहब जो हमने खोल के रखी है। अब आपसे हम चाहते हैं कुछ आप बोल्ड प्रेडिक्शन दीजिए, क्योंकि हम भी यही रहेंगे, दर्शक भी यही रहेगा। ये भी आपके भविष्य को बना भी सकता है और इस पर प्रश्न चिन्ह भी खड़े कर सकता है। 26 में आपकी शादी जो है वो अप्रैल से लेके सितंबर अक्टूबर तक शादी हो जाएगी। ये आप बोल्ड प्रेडिक्शन करें सर? जी, मैं बता रहा हूँ। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि किससे आपको शादी करनी चाहिए। आपको सलमान खान और राहुल गांधी से मिलना चाहिए। उनको मुझसे मिलना चाहिए। 48th ईयर ऑफ एज आपकी जितना भी सांसारिक सुख होता है उसको त्यागना शुरू कर देंगे। ऋषि मुनियों वाला जीवन बिता सकते हैं 48 के बाद। क्या एस्ट्रोलॉजी आपकी डेथ भी प्रेडिक्ट कर सकती है? कोई आता है मेरे पास कहता है मुझे 20 साल के बाद मेरा ये काम हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं ये देखता हूँ कि 20 साल तक जनाब रहेंगे कि नहीं रहेंगे। बाबा बागेश्वर को सुन रहा था, बीच में पर्चा खोला उन्होंने, तो कई सारे लोग देश में आए और जो एस्ट्रोलॉजर्स को लेकर भी ये कॉमन क्वेश्चन आता है कि अगर सब कुछ पता लग जाता है भाई फिर क्यों नहीं पता लगता कि देश में भूकंप कब आने वाला है, देश कैसे बेहतर होगा, रशिया यूक्रेन का युद्ध क्यों नहीं रुकने वाला है। जिस दिन अंबानी जी पैदा हुए होंगे उस दिन साथ में और बहुत सारे लड़के पैदा हुए होंगे, जी सेम टाइम पे हुए होंगे। जी तो क्यों एक अंबानी बन गया बाकी सब नहीं बन पाए? मांगलिक को लेकर बड़ी मिथ भी है। व्हाट इज एग्जैक्टली मांगलिक? आप गुस्से वाले हो जाएंगे। आपकी वाइफ के हॉरोस्कोप सप्तम भाव में बैठ जाए तो वो गुस्से वाली हो जाएगी। एस्ट्रोलॉजी का सबसे बड़ा मिथ क्या है? अरे आपके ऊपर तो राहु की दशा चल रही है, आपके ऊपर तो शनि की दशा चल रही है, आपके ऊपर तो मंगल भारी है और वो बेचारा डर जाता है। कलर से ही फर्क पड़ता है आप क्या कपड़े पहनते हो इन चीजों से? आपके लिए ब्लैक सूट करता है। वाई? बिकॉज शनि आपके लिए सपोर्टिव है तो आप ब्लैक पहन हम सकते हैं। वैसे भी ब्लैक ही पहनते हैं। हमारे एक शहर के एक टीचर है वह दोझा जी, राजा बनने की टेक्निक की अक्सर बात करते हैं, कुछ अलग कीजिए। क्या लोग आजकल स्टॉक मार्केट में बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप कहना एस्ट्रोलॉजी कैन प्रेडिक्ट, तो क्या आप राजा बनने की टेक्निक बता सकते हैं उन्हें कि यार ये ग्रह दशा है, इस टाइम इन्वेस्ट करो सही बिल्कुल, जाएगा, बिल्कुल। ये स्टॉक में इन्वेस्ट करो? बिल्कुल। मैं तो क्या बताऊंगा वो खुद ही बताएंगे इसको। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो कहते हैं कि अगर आप भगवान पर विश्वास करते हैं तो आपको शैतान पर विश्वास करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा कि विज्ञान के अलावा भी चीजें होती हैं। और दूसरे वो होते हैं जो कहते हैं कि हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो, तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। हमें लगा कि अंधविश्वास विज्ञान के बीच की एक लकीर को आज पकड़ने की कोशिश की जाए, आपके ग्रहों को थोड़ा समझने की कोशिश की जाए और यह समझा जाए कि क्या है मेरा और आपका भविष्य। और इसीलिए आज हमने बुलाया है डॉक्टर विनय बजरंगी, जाने माने एस्ट्रोलॉजर आप हैं। पहला सवाल तो सर मेरा यही है कि हमारी उम्र में जो लड़के हैं, जैसे आज से अगर कुछ साल पहले की बात की जाए या हमारे माँ बाप की बात की जाए, तो वो सारी चीज़ें जो है वो जांच परख कर विचार कर करते हैं। बट हमारी जनरेशन या आने वाली जनरेशन जो है वो जनरेशन है जो अक्सर कर्मों पर विश्वास करती है। वो कहती है कि भाई कर्म अच्छा करोगे तो हो जाएगा, वैसे भी कलयुग है जी, जो होता है वो यही मिल जाता है। बिल्कुल सही बात है। क्या डिफरेंस है एस्ट्रोलॉजी और कर्मों में, और क्या है ये एस्ट्रोलॉजी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आपका विश्वास कर्मों पे है और क्या करते होंगे ये ग्रह या क्या नहीं करते होंगे ग्रह। लेकिन एक बात समझने की है कि जब तक आपका बहुत अच्छा चल रहा है तब तक आपका कर्म जो है प्रधान है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पूरी कायनात के अंदर सारे के सारे की हेल्प करने के लिए खड़े होते हैं लेकिन तब भी आपका काम नहीं हो रहा होता, या फिर आप कहें कि हर तरफ जो है एक रोड ब्लॉक हो जाती है और उस समय आपको लगता है कि ये कौन सी ताकत है, ये कौन सी ऐसी बात है जो कि मेरे काम को रोके हुए है। और तब आपको ज्योतिष का सहारा लेना ही पड़ता है, क्योंकि वहाँ से आपको ये पता चलता है कि आखिरकार वो चीज़ क्या थी जहाँ से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जब आपके कर्म फेल हो जाते हैं तब शुरू होती है एस्ट्रोलॉजी, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, यदि आपका कर्मों पे बहुत अच्छा विश्वास है तो इसका मतलब भगवान का आप पे पूरा आशीर्वाद है, उसके मज़े लेते रहिए। जब कभी रुकेंगे तो फिर एस्ट्रोलॉजी से जो है आगे का रास्ता जो है वो मिल जाएगा देखने को। अब इस पे सर एक कॉमन क्वेश्चन जो ना मानने वाले होते हैं उनका ये अक्सर आता है। जैसे मैं बाबा बागेश्वर को सुन रहा था, बीच में पर्चा खोला उन्होंने, तो कई सारे लोग देश में आए और जो एस्ट्रोलॉजर्स को लेकर भी ये कॉमन क्वेश्चन आता है कि अगर सब कुछ पता लग जाता है तो भाई फिर क्यों नहीं पता लगता कि देश में भूकंप कब आने वाला है, देश कैसे बेहतर होगा, रशिया यूक्रेन का युद्ध क्यों नहीं रुकने वाला है। अगर सारी चीज़ें प्रिडिक्टेबल हो जाती है, क्योंकि कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स को हमने टीवी पर भी देखा, वो इलेक्शन में बैठ जाते हैं कि प्रिडिक्शन क्या होने वाला, तो लोगों ने कहा फिर चुनाव बंद करवा दो, प्रिडिक्शन ले लो। तो ये कैसे डिफ्रेंशिएट होता है कि ये इसकी लिमिटेशंस है या ये इसका इंडिकेशन है? क्योंकि मिथ और सच्चाई दोनों में थोड़ा सा क्लैरिटी की जरूरत है एस्ट्रोलॉजी को लेके। देखिए, इसके अंदर ना एक बात समझने की है कि
एस्ट्रोलॉजी होती क्या है और जो कुंडली होती है, चार्ट होता है, ये चीज़ क्या होती है। आप मान लीजिए कि 1 जनवरी सन 1992 को पैदा हुए और टाइम था 4 बजे का और आप दिल्ली में पैदा हुए, तो जो आपका हॉरोस्कोप बना उस समय, वो आपने एक क्षण भी इस पृथ्वी के ऊपर गुजारा नहीं था, लेकिन हॉरोस्कोप था। इसका मतलब क्या हुआ कि इस जीवन में जो आपने अब तक कुछ किया ही नहीं, तब आपका हॉरोस्कोप था। तो ये सारा का सारा आपके पिछले जन्म का कोई ना कोई भूमिका थी, और वो जो है भगवान ने आपको ग्रहों के रूप में दिया है। यानी कि क्या आपने किया पिछले जन्म में, वो आपके हॉरोस्कोप से हम उसको पढ़ने की चेष्टा करते हैं। यदि हम उस पूरे के पूरे सिस्टम को जान लें कि हमारे पिछले जीवन में क्या हुआ है, तो ये हमको पता चल जाता है कि इस जीवन के अंदर हमको क्या वेरिएशन करना चाहिए, ताकि हमारा जीवन जो है वो पिछले जन्म के जीवन से बेटर हो जाए। और बेटर क्यों हो जाए? वो इसलिए हो जाए कि जो ट्रांजिशन होता है आत्मा का या सोल का ट्रांजिशन होता है बैकुंठ धाम में, यानी कि श्री चरणों पे, वो होना शुरू हो जाए। अगर हम जो है वो ट्रांजिशन कर पाएंगे तो निश्चित तौर से जो है वो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो हॉरोस्कोप को ये मान के चलें कि वो आपका एक आईना है कि क्या हो सकता है। आप अपनों कर्मों के माध्यम से बहुत सारी चेंजेस उसके अंदर कर सकते नहीं, हैं। बट जैसे फिर आपकी बात से अगर मैं सहमत होकर कहूँ, भारत जैसे बड़े आबादी वाले देश में, अब जिस दिन अंबानी जी पैदा हुए होंगे उस दिन साथ में और बहुत सारे लड़के पैदा हुए होंगे, जी जी सेम टाइम पे हुए होंगे, जी, हुए होंगे। सेम ग्रह नक्षत्र सब रहा होगा, उस समय भी ऐसा होगा कि नंबर ऑफ लड़के पैदा हुए होंगे। तो क्यों एक अंबानी बन गया, बाकी सब नहीं बन पाए? देखिए, समझने की बात यह है कि अंबानी साहब जब पैदा हुए तो उनका एक हॉरोस्कोप बना, लेकिन उनके साथ में अगर 5 सेकंड के बाद भी कोई दूसरा बच्चा पैदा हुआ होगा तो वो हॉरोस्कोप सेम नहीं होगा। अब आप विस्मित हो सकते हैं, सोचते हैं नहीं हॉरोस्कोप तो बराबर होगा क्योंकि जो लग्न है वो सेम रहा होगा, लेकिन इसके अंदर आते हैं डिविजनल चार्ट्स, यानी कि लगन के साथ साथ उसके डिविजनल चार्ट्स होते हैं जो कि हर सेकंड के बाद, 25 सेकंड के बाद, 50 सेकंड के बाद, 5 मिनट के बाद चेंज होते हैं। तो वो जो है आपका पूरा का पूरा एक यूनिक सेट बनता है। यानी कि आप देखने की चेष्टा कीजिए कि आपका एक चार्ट हुआ, और वैदिक ज्योतिष के अंदर तो षोडश वर्ग यानी कि 16 चार्ट्स देखने की प्रथा है। तो अंबानी के साथ में कोई भी पैदा हुआ हो, उसका जो षोडश वर्ग है वो एक जैसे नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। बट हो सकता है उस सेकंड में कोई पैदा हुआ हो। उस सेकंड में पैदा हो ही नहीं सकता। आप अगर भारत का जो जनसंख्या का कैलेंडर उठा के देखिए तो हर 3 सेकंड के बाद एक बच्चा पैदा होता है, या 4 सेकंड के बाद जो जनसंख्या काउंट है वो चेंज होता है। और उसके बाद एक समझने की बात और है कि अगर उसी क्षण भी हुआ है तो वो उस जगह पर नहीं हुआ। वो बॉम्बे में मान लीजिए पैदा हुए हैं तो दूसरा बड़ौदा में पैदा हुआ होगा, वहाँ पर जो लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, वो चेंज हो जाता है। ग्रहों की पोजीशन उस व्यक्ति के लिए उस क्षण के अंदर भी बदल जाती है। इसीलिए जगह का भी महत्व होता है जब हम हॉरोस्कोप को कास्ट करते हैं। मान लीजिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है, टाइम ये है, तो आपसे पूछा जाता है आप पैदा कहाँ हुए हैं, तो आप बताते हैं कि मैं यूपी में यहाँ हुआ हूँ। और यूपी के अंदर भी 10-20 किलोमीटर के अंदर भी चेंजेस हो जाते हैं। तो एक क्षण के अंदर बच्चे अगर पैदा भी हों तब भी प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से चेंज चार्ट्स हो जाते हैं। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी में भी कई तरह की एस्ट्रोलॉजी होती है। जैसे मैंने कुछ लोगों को देखा वो चाइनीज मंकी वाला करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो मैं ऐसे भी एस्ट्रोलॉजर से, जैसे एक तो आम तरीका है जिसमें आप पूछते हैं कि भाई साहब आपका नाम क्या है, उम्र क्या, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप प्लेस कहाँ पर, ये 3 चीज़ें पूछी जाती हैं। कुछ लोग मुझे मिले जिन्होंने मुझसे कहा कि आपकी तस्वीरें देखकर हम बता लेते हैं, आपको देखकर हमने मन में कुछ सोचा, एक कार्ड उठा दिया। कुछ चाइनीज मंकी वाले होते हैं। तो ये सब एक होते हैं, अलग अलग होते हैं, अलग अलग में क्या कैलकुलेशन एक होती है, और कौन सा ज़्यादा सही है, कौन सा ज़्यादा खराब है? अब खराब और सही के बारे में तो टिप्पणी एक्यूरेसी करना तो होगी ना सर। बड़ा है मुश्किल, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तो सनातनी वैदिक ज्योतिष करता हूँ, वो हॉरोस्कोप बेस्ड होती है। और हॉरोस्कोप जो है वो आपके पिछले जन्मों का एक प्रतिबिंब होता है। उसके माध्यम से आपके इस जन्म और आने वाले जन्मों की गणना होती है। तो उसकी एक्यूरेसी लेवल बहुत अच्छा होता है। और बाकी जितने भी विधाएं होती हैं, वो चाइनीज़ हो या टैरो हो, वो सारी आर्ट है, साइंस नहीं है। साइंस एस्ट्रोलॉजी यानी वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही है। ओके।
जी। अच्छा, एक चीज मेरे मन में और आता है, फिर से पहले मैं टेक्निकल क्वेश्चंस में जाऊं, एक जिज्ञासु बच्चे की तरह चीज मैं पूछूंगा। जब मैं अपनी कुंडली देखता हूं तो उसमें शुरुआत में आता है कि आप सामाजिक क्षेत्र में अच्छा करेंगे, क्रिएटिव क्षेत्र में अच्छा करेंगे, जो आज मैं कर रहा हूं वो दिशा बन रही है। तो क्या ये पहले से डिसाइडेड था, उस हिसाब से मेरे कर्म होते चले गए, या मेरे कर्म जो मैं किया उसकी वजह से मेरा भविष्य तय होता जाएगा? देखिए, ये एक बड़ा पेचीदा क्वेश्चन है कि सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, उससे पहले आपकी कुंडली के अंदर क्या करने का योग है या क्या कमाने का योग है। धन योग भी कमाने का एक तरीका होता है, या लक्ष्मी योग की गणना होती है कि वो कितना बलिष्ठ है। अगर हम एक बार इवैल्यूएट कर लेते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर जो लक्ष्मी योग या धन योग है वो इतना बलिष्ठ है, तो उसके आधार पे आपको बताते हैं कि आपका प्रोफेशन क्या होना चाहिए ताकि आप जो है उसको अचीव कर पाए। बहुत बार लक्ष्मी योग तो कुंडली के अंदर होता है, लेकिन जो जो एक डायरेक्शन होता है बच्चे का, वो उसको फॉलो नहीं कर पाता और वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाता। और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि उस लक्ष्मी योग को पाने के लिए वो जो कुंडली का डायरेक्शन होता है उसको फॉलो करके उसको एक बार मतलब अचीव कर ही लेते हैं। अच्छा, एक सवाल आम इंसान अक्सर पूछता है और ये मेरे मन में भी आता है कि जब हम लोग गरीब होते हैं, संघर्ष कर रहे होते हैं, तो हम कई सारी चीज़ों में विश्वास नहीं करते हैं। जैसे जैसे जेब में पैसा बढ़ता आता है, आदमी रईस होता आता है, उसको बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का ख्याल होने लगता है। जब जितने बड़े आदमी मिलेंगे, वो बिना एस्ट्रोलॉजर से पूछे निकलेगा नहीं, चुनाव फॉर्म भरेगा, एस्ट्रोलॉजर से पूछ भरेगा। तो क्या इसका भी असर है? और अगर एस्ट्रोलॉजर सब कुछ बता लेता तो फिर उनकी लाइफ में सारी चीज़ सही क्यों नहीं हो रही? मैं बहुत लोगों से मिला हूं जो दिन भर एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करते रहते हैं, जी, बट जी। लाइफ में परेशान है, दुखी हैं। और ऐसे भी लोगों से मिला हूं जो बिल्कुल कंसल्ट नहीं करते लेकिन मौज में जी रहे हैं। नहीं, बात यह है कि ये एक कहावत है कि जिसके घर में मिट्टी के बर्तन होंगे उसको बहुत अच्छी नींद आएगी। तो जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है उसको कोई चिंता वाला की बात ही नहीं है। जैसे जैसे आपके पास लक्ष्मी आ जाएगी, यानी कि आपका 11वां भाव बलिष्ठ हो जाएगा, आपका 10वां भाव बलिष्ठ हो जाएगा, तो फियर ऑफ लूजिंग शुरू होना शुरू हो जाता है कि कुछ निकल ना जाए हाथ से, कुछ भाग ना जाए, जो है कम से कम वो तो रहे। ये फियर होना शुरू हो जाता है। तो ये एक आपस में इंटरकनेक्टेड एक साइंस है इसके अंदर। तो जैसे जैसे आप जो हैं लक्ष्मी की तरफ आकर्षित होते हैं, वैसे वैसे राहु जो हैं वो कुंडली के अंदर बलिष्ठ हो जाते हैं, जिसको फियर बोलते हैं। अननोन फियर कि क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या जा सकता है। जिसके पास कुछ है नहीं, उसके पास लॉस का तो कोई खाना ही नहीं है, तो उसको कोई किसी प्रकार का लॉस का डर भी नहीं होगा। ये आजकल के टाइम में एस्ट्रोलॉजी पर कैसे विश्वास करें? क्योंकि बहुत सारे ऐप्स आ गए सोशल मीडिया पर जहां पर कहते हैं कि आप कॉल कीजिए, लड़के कॉल कर लेते हैं। अब वो कहते हैं कि जी आपका भविष्य बड़ा अच्छा है, या आपके लाइफ में लव लाइफ को लेकर 2 बातें कर देंगे, वो कॉमन बातें। और इस वजह से एस्ट्रोलॉजर पर से नई पीढ़ी में कई लोग भरोसा टूट जाता है, या 90% लड़के या लड़कियां जो हैं वो केवल लव लाइफ को लेकर एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करते हैं। सो कैसे ये माने कि हम सही एस्ट्रोलॉजर से जुड़े हैं? देखिए, एक छोटा सा कथन है, वो मैं आपको बताता हूँ कि एक बार नारद मुनि जी ने पूछा भगवान विष्णु से कि वो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको मैं सही ज्योतिषी मानूं। तो भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि भाई ऐसा है कि जिस व्यक्ति ने 50,000 कुंडली देख रखी हो वो ज्योतिषी सही है, उसको पूरा एक्सपीरियंस हो चुका है। अब 50,000 कुंडली देखने का मतलब ये है कि कोई आदमी रोज 10 कुंडली देखे तब भी उसको 15-17 साल लगेंगे इतनी कुंडली देखने के लिए। तो यदि किसी को एक्सपीरियंस ही नहीं है कुंडली देखने का, तो वो इतने मैमथ टास्क तक या नंबर तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो जिस व्यक्ति के पास एक्सपीरियंस है, जिसको नॉलेज है, जिसने सारी चीज़ों को जो है वो अनलॉक किया हुआ है, वही सही प्रकार से जो है वो कुंडली को देख सकता है। कितनी कुंडली आपने देखी अब तक? मैं 2.5-3 लाख कुंडली देख चुका हूँ इस समय तक। नारद जी वाला आपने आंकड़ा पार कर दिया। आप ये कह सकते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि कौन कौन से ट्रेड्स में मैंने देखी हैं, कौन कौन से ट्रेड्स में नहीं देखी हैं। बहुत बार क्या होता है कि मैं आपको बताऊं कि अक्सर मेरे पास जो कुंडलियाँ आती हैं, एक्सपीरियंस के बेस पे मुझे पता चलता है ये कुंडली ही गलत है। गलत क्यों है कि बहुत चीज़ें जो मैं उससे पूछने की चेष्टा करता हूँ वो उसके जीवन में घटी ही नहीं होती।
और वो कुंडली गलत बनी होती है क्योंकि टाइम जो है वो थोड़ा सा मिसमैच होता है। जैसे आप अभी आप पूछ रहे थे कि 1 सेकंड से या 10 सेकंड से क्या फ़र्क पड़ता है। मान लीजिए कि आपकी माता ने जो है बर्थ का टाइम नोट किया हो या उनको गलत बताया हुआ हो, तो जो टाइम बनेगा कुंडली का वो गलत बनेगा। गलत बनेगा तो उसकी आख्या गलत होगी, उसके बारे में बताना जो है वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब एक बार आपके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ है, तो टाइम ऑफ बर्थ की जांच या पड़ताल ज़रूर होनी चाहिए कि ये ठीक भी है कि नहीं है, कि 2 4 5 मिनट का फ़र्क तो नहीं है, 10 20 50 सेकंड का फ़र्क तो नहीं है, कहीं ऐसे वो इम्पोर्टेंट चार्ट जो कि देखना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपका कोई भविष्य निर्धारण हो रहा हो, वो जो है गलत ना बन जाए कहीं। तो इसलिए जो है, तो ये तो बड़ा टफ जॉब होगा। मान लीजिए दाई माता हो उस टाइम, उन्होंने 2 4 5 मिनट आगे पीछे कर दिया, हमको बता दिया। मैं बता तो रहा हूँ आपको कि अक्सर जो मेरे पास हॉरोस्कोप्स आते हैं उनका टाइम गलत होता है। तो मेरे लिए सबसे बड़ा काम ये होता है कि मैं उनके टाइम को सिंक करूँ। टाइम को सिंक करने की भी एक बड़ी विधा होती है। आपसे मुझे पूछना पड़ता है कि भाई आपके जीवन में क्या क्या घटा, कब कब कैसे कैसे घटा, उस पूरा का एक पूरा का पूरा टैबुलेशन होती है। फिर जो मैंने चार्ट्स बताए आपको, षोडश वर्ग उसके अंदर डाले जाते हैं। हर चार्ट को सिंक किया जाता है कि हाँ वो उस एक इवेंट जो आपने बताया कि मेरी ग्रेजुएशन मान लीजिए इस दिन हुई, या मैं कोई नौकरी से इस दिन निकला, या मैं इस दिन मैं आया, मेरे बच्चे इस दिन हुए, वो सारे जब षोडश वर्ग उसके अंदर आप जब एक तरीके से कहने लगते हैं हाँ ये टाइम ठीक है, तो वही टाइम सिंक करके ठीक बनाया जाता है। चलिए आज हम अपना ट्राई करेंगे, आपसे लाइव टेस्ट करेंगे, जनता भी देखेगी, ताली और गाली दोनों आपकी। अच्छा, लेकिन एक कॉमन क्वेश्चन मेरे मन में आता है। आपने कहा आपने 2.5 लाख लगभग 3 लाख कुंडली देख ली, जी। तो मेरी क्यूरियोसिटी ये है कि 2.5 3 लाख में सबसे ज्यादा लोग क्या पूछने आते हैं? करियर, लव लाइफ, भविष्य, क्या एक कॉमन तो होगा ना कि कॉमन ट्रेड्स ज्यादा आते होंगे। ये अगर आपको टॉप 3 बताने हो कि सबसे ज्यादा ये रोगी आते हैं। सबसे जो ज़्यादा रोगी होते हैं वो वैवाहिक जीवन के आते हैं। इनकी शादी सब दुखी हैं। शादी जो है या तो हुई नहीं होती, हाँ। हुई होती है तो उसमें कुछ ना कुछ परेशानी होती है। और अगर वो परेशानी भी ख़त्म कर दें तो उसके बाद के जो नेक्स्ट लेवल के डिवोर्सेस और ये और वो इन सब के आते हैं। तो मेरे पास 60% हॉरोस्कोप जो देखने आते हैं वो अपनी मैरिज को लेकर किसी न किसी रूप में परेशान मतलब होते जो हैं। कर रहे हैं वो भी दुखी है, जो नहीं कर रहे हैं वो भी दुखी हैं। सब दुखी हो जाते हैं। उसके बाद 2 नंबर पे 2 नंबर पे अपने करियर को ठीक करने वाले आते हैं कि जो करियर के अंदर ये समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है, जो बिज़नेस कर रहे होते हैं और बिज़नेस के अंदर एकदम बहुत अच्छा चल रहा होता है और एकदम यकायक सब कुछ समाप्त हो जाता है या बिल्कुल नीचे गिर पड़ते हैं। अपने अपने आप को बिज़नेस के अंदर ठीक करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए पूछने के लिए आते हैं। अच्छा, मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ, आपने 3 4 बार मुझसे बात में कह दिया कि कुंडली जो होती है पिछले जन्म का, पिछले जन्म का, पिछले जन्म का। जी। तो मतलब इस जन्म में जो भी हम कर्म कांड कर रहे हैं उसका हिसाब यही होगा, या उसको हम आगे ट्रांसफर कर सकते हैं कि इस बार मौज काट ले? वो तो यहीं पर होगा। लेकिन आपको ये पता चल जाता है कि आपने पिछले जन्म में क्या कर्मकांड कर रखे हैं और उसको कैसे कैसे इस बार मॉडिफाई करना है। यदि आपने इस बार भी उसको मॉडिफाई नहीं किया तो अगली बार भी वो आपके अगले या नेक्स्ट जीवन के अंदर भी उसी प्रकार से आपके जीवन के अंदर आएंगे। आपको फिर जाकर वो मॉडिफाई करने बट फिर देखिए यहाँ विरोधाभास आया। जी। सनातन धर्म, आपने कहा सनातन धर्म के हिसाब से आप कैलकुलेट करते हैं। अब हमने जो अपने बड़े बुजुर्गों सुना था वो कहते थे कि भैया इतना जीवन जी लोगे तब जाके मनुष्य जीवन मिलता है। नहीं तो मैंने कब कहा कि आपका पिछले जन्म मनुष्य का नहीं था, वो भी मनुष्य का ही था और आगे आने वाला भी मनुष्य का होगा। देखिए, जब आपको मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है तो आपका जो नेक्स्ट एजेंडा होता है लाइफ का वो ये होता है कि जो आपके अंदर आत्मा है उसको आप बैकुंठ धाम पहुंचवा दें किसी तरीके से, तभी आपको जो है जो योनि मिली है वो मनुष्य की मिली है। और उसके अंदर आपका बैलेंस आता है कि ये आपका जो है ये आपने काम ठीक नहीं किए और ये काम जो है भी आपको ठीक करने हैं। जब एक बार आप वो सारे काम ठीक कर लेते हैं तो आप जो है उस एक तरीके से आत्मा के कैरियर होते हैं जो कि बैकुंठ धाम के अंदर वो श्री चरणों में स्थापित हो जाती है। एस्ट्रोलॉजी 100% ठीक होती है? देखिए, एस्ट्रोलॉजर ठीक होना चाहिए, एस्ट्रोलॉजी फिर ठीक हो जाती है। तो जैसे आपने 2.5 लाख कुंडली पढ़ी, अब मान लीजिए कोई नेता है, सपोज कीजिए मोदी जी आ गए, राहुल जी आपके पास आ गए और आपसे कहे कि भाई साहब जरा हमारा देख लीजिए कि प्रधानमंत्री बनने का योग है नहीं है, और वो अपना डेट ऑफ बर्थ भी एकदम करेक्ट करवा दिए, तो इज इट पॉसिबल कि वो प्रेडिक्शन हो जाएगा? क्यों नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यदि वो आके मेरे पास बैठते हैं, देखिए बहुत बार क्या होता है कि
जब हम कुंडली को पढ़ते हैं तो काल, देश और पात्र का बड़ा महत्व होता है। पात्र का इंटेंशन क्या है, पात्र किस कारण से आया है। अब आप मुझसे पूछें राहुल गांधी के बारे में, तो वो आप पात्र ही नहीं हैं, पात्र राहुल गांधी हैं। तो उसके अंदर जो है वो बातों को सिंक करना मुश्किल होता है। लेकिन यदि हमको काल का भान हो कि काल क्या है, पात्र का भान हो, तो जो है प्रिडिक्शन बहुत तो अच्छी जैसे और मान बहुत लीजिए सही मैं, चलिए उनको हटाता, मैं काल बना, मैं आया, पर्टिकुलर इंसान, मेरी कुंडली है, मैं आपसे पूछूं मेरे जीवन में राजयोग है नहीं है, जी। तो एस्ट्रोलॉजी कैन प्रिडिक्ट 100%? Yes, definitely it can predict 100%. First of all, I'll just evaluate कि आपका बर्थ चार्ट भी ठीक है कि नहीं है, and then when I'll come to a conclusion that your birth chart is actual, then anything about you can be predicted. तो मैं चाहूँ कोई एक किस्सा हमें बताओ अपने एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्शन, 2.5 लाख 3 लाख आपने कुंडली प्रिडिक्ट की, जिसमें आपने किसी को सरप्राइज किया हो कि वो इंसान रहेगा कि यार ये क्या हो गया, ये तो देखिए, मैंने। ऐसे तो बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि जैसे मेरे पास एक महिला आई और उनका बेटा पढ़ता पढ़ता नहीं था, और वो बड़ी परेशान थी कि ये अभी 12th का इसका एग्ज़ाम है और ये पढ़ नहीं रहा है, और पता नहीं फेल होगा पास होगा। आप बताइए कि क्या उपाय करूं, क्या इसको पहना दूं, नग पहना दूं, ये कर दूं ताकि ये पास हो जाए। तो मैंने उसकी हॉरोस्कोप को देखा और मुझे लगा कि कहीं ना कोई परेशानी है। उसका स्वास्थ्य थोड़ा सा हल्का है। मैंने कहा कि देखिए, ऐसा है कि आप ये पढ़े ना पढ़े ये बात की बात है, लेकिन सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि ये जो है स्वस्थ रहे, और आप इसके कोई टेस्ट कराए हैं? बोले, आप क्या बात कर रहे हैं, अब तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं इसके साथ। हम कभी खुद जाते हैं कभी कभार डॉक्टर के पास, इसको तो हम लेकर नहीं गए। लेकिन मैंने उनको थोड़ा सा इंसिस्ट किया कि आप इसको चेक कराइएगा। लेकिन वो जब मेरे जाने के बाद, उनके मेरे मेरे ऑफिस से जाने के बाद उनको ये बात मेरी कुछ सूझी नहीं होगी, वो चली गई। 4-5 महीने के बाद उनके बेटे को चक्कर आया और वो पार्क में गिरा। उसको फिर लेकर गए हॉस्पिटल के पास, एंड ही वाज हैविंग ब्लड कैंसर। उसको परेशानी थी। भगवान की असीम अनुकंपा से वो बचा। वो लेकर गए उनको बॉम्बे और वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट किया, और 2-2.5 साल लगे उस ट्रीटमेंट में, और फिर वो वापस आए, एंड देन शी केम एंड इन्फॉर्म्ड कि ये बात हुई थी, एंड अब वो ठीक है। तो दिस वाज हाउ थिंग्स आर। तो बहुत बार क्या होता है कि हम सोचते कुछ और हैं कि ऐसा हो जाए या वैसा हो जाए या इस प्रकार से होना चाहिए, लेकिन परिणाम जो हैं कुछ और होते हैं, जो कि हॉरोस्कोप के अंदर जो है वो दिखाई देता है। हॉरोस्कोप पे आपके पास खुश लोग भी आते हैं, साथ दुखी लोग आते हैं? क्योंकि मैंने जितना अनुभव किया, वो आदमी जब दुखी हो तो कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जी। तो वो बात वही है कि सुमिरन वही करता है जो कि परेशान ज़्यादा होता है। तो वो हमारे पास जो नॉर्मली आते हैं 90% लोग जो हैं वो परेशानी आते हैं। 10% ही ऐसे होते हैं जो कि एक्सपीरियंस्ड होते हैं। उनको पता होता है कि यदि अपने आप के हम साल 2 साल 3 साल प्लान कर लें तो चीज़ें जो हैं वो काफ़ी अच्छी निकल जाएंगी। किसी को ये पता लग जाए कि 2 साल के बाद उसकी शनि की 7.5 शुरू होने वाली है या शनि की दशा शुरू होने वाली है, तो वो अपने आप को थोड़ा सा जो है वो प्रोएक्टिव तरीके से ठीक करने की कोशिश करता है। वरना तो आते सारे वही हैं जो कि परेशान हो जाते हैं और उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता कि आगे कैसे बढ़े। एस्ट्रोलॉजी इज ओनली फॉर प्रिडिक्शन या इसकी रेमेडी भी? क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं एस्ट्रोलॉजर से मिला, उन्होंने बताया, एक जैसे मैंने किस्सा भी जिक्र किया था अभी ऑफ द रिकॉर्ड, कि एक एस्ट्रोलॉजर थे, उन्हें पता लगा उनका डिवोर्स हो रहा है, सारे जतन कर लिए बट शादी रोक नहीं पाए टूटने से। तो केवल प्रिडिक्शन है या रेमेडी भी है? देखिए, अब मैं जानता नहीं कि वो एस्ट्रोलॉजर कौन है, लेकिन सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि अगर आप मैरिज ही ठीक कर लेते अपनी, उनसे मैरिज ही ना करते, अगर आप एस्ट्रोलॉजर थे तो आपको उनसे तो मैरिज ही नहीं करनी चाहिए थी। पहली बात तो ये हुआ कि अगर आपने उनसे मैरिज की तो आपके चार्ट्स मिले नहीं होंगे, आपको पहले से पता होगा कि इनसे मेरे चार्ट्स नहीं मिल रहे हैं, और अगर मैंने चार्ट्स नहीं मिलाए हैं और फिर भी शादी की है तो कुछ ना कुछ परेशानी होगी। तो रेमेडी यही थी कि चार्ट्स मिलाने चाहिए थे उनको। अगर उन्होंने चार्ट्स नहीं मिलाए तो उसके बाद यदि विवाह गलत हुआ है तो फिर जो नेक्स्ट रेमेडी होती है वो कर्मा करेक्शन होती है। यानी कि आपको अब उस चार्ट के अनुरूप बनना पड़ता है और दूसरे व्यक्ति को आपके चार्ट के अनुरूप बनना पड़ता है। ये बात मैरिज की कर रहा हूँ मैं, कि आप हाईवे माईवे नहीं चलता है, मतलब कि मैं जैसा कहता हूँ या जो मैं करता हूँ वही होगा, ऐसा नहीं होता। शादी के अंदर दोनों चीज़ों को जो है या दोनों पक्षों को सुनना पड़ता है और दोनों को कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है यदि बात नहीं बन रही है। आप सोचें कि अपने आप को कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और भगवान की लाख घंटी बजा लीजिए, आप कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपको पता है कि मेरे अंदर ये परेशानी है,
यदि मैंने इसको ठीक कर लिया तो जो है मेरी शादी बच जाएगी। तो उसके बाद आप जाकर घंटी बजाएंगे तो भगवान आपकी ज़रूर सुनेंगे, यानी कि आपको ज़रूर जो है वो चीज़ दे देंगे जो कि आपके अंदर कमी है उस परेशानी को समाप्त करने के लिए। तो प्रिडिक्शन ये होती है कि क्या क्या परेशानियां हैं और उसको कैसे ठीक करना है, दैट इज कर्मा करेक्शन। ठीक है। अब जैसे आपने कहा शादी में चार्ट मिलाना, अब आज के टाइम में जितने नए लड़के लड़कियां आपको देख रहे होंगे, इंडिया में लव मैरिज का ट्रेंड बहुत तगड़ा बढ़ा है। अब आपको प्यार हो गया तो उसमें के बाद कोई शादी तो कार्ड वोर्ड मिलाता ही नहीं, कुंडली उंडली। जी अब तो जाति धर्म से लोग ऊपर उठ गए हैं, सरकार भी प्रोत्साहित कर रही है। जी। आप कह रहे हैं कुंडली मिलाओ, कुंडली मिलाने वाले काफी कम परसेंटेज हो गए। लड़का लड़की आपस में तय कर लिया, माँ बापों को इन्फॉर्म करना है, तो फिर क्या उनके लिए खतरे की घंटी है? या प्यार करो तो पहले कुंडली मिलाओ फिर प्यार करो? देखिए, बहुत बार क्या होता है कि 7-8 साल की कोर्टशिप, डेटिंग और शादी करने के 3 महीने के बाद डिवोर्स, मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं ऐसे। देखें तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जिससे प्रेम करते हैं और उससे आप विवाह करते हैं, अच्छी बात है, ये होना चाहिए, लेकिन आपको ये प्रेम करते वक्त क्या दिक्कत है ये समझ में आती ही नहीं है। नहीं, इसमें जो उनका डिवोर्स वाला केसेस है वो ये रहा कि प्यार आप दूर दूर रह करते थे, एक घर में रहे, तब सर फुटबॉल शुरू हो गया, किसी की मम्मी से लड़ाई शुरू हो गई, किसी का आपस में शुरू हो गया वो कि तुम तौलिया नहीं हटाते हो। तो ये सब बातें जो हैं ये हॉरोस्कोप से पता लग जाती हैं कि इनके बीच में कहाँ तक जो है वो अनबन रहेगी या परेशानी रहेगी, किसको माँ से परेशानी होगी और किसको पिता से परेशानी होगी, किसी को इन्हीं से परेशानी होगी, सज्जन से ही परेशानी होगी या सजनी से परेशानी होगी। ये सारी बातें जो है वो कुंडली में देखते हैं। और जहाँ तक आपने कहा कि हाँ सब बच्चे आजकल लव मैरिज कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया कि मेरे पास 60% क्लाइंटेल उन्हीं बच्चों की है जो कि या तो शादी हो नहीं रही होती है, हो चुकी होती है तो उसमें परेशानी होती है, वो आके फिर पूछते हैं कि अब इसके अंदर क्या करना चाहिए ताकि हमारे जैसे नहीं मिलते आपको जो चूज नहीं कर पा रहे। आपके पास कि ऑप्शंस, इनसे करें कि इनसे करें, आपके पास और क्यों करें? आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। इसके अंदर तो मैं आपकी बहुत अच्छी मदद कर सकता हूँ कि कौन सा जो है आपके लिए जो है नहीं, सबसे भयंकर रील वही वायरल होगी आपकी। जिस पॉडकास्ट में हमारी शादी का जिक्र हुआ है वो मिलियंस में अच्छा गया है, तो या तो वो आपको बना देगी या आप पर सवाल बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देगी। देखिए, मैं आपको बताऊं कि अगर आपके मन में कोई है या 2-4-5 हैं तो उसमें से बेस्ट किसके साथ चलने वाली है ये मैं आपको बता सकता हूँ। हमारे में हम तो कुंडली से देखना है हमको, मैं कुंडली से बताऊंगा, मैं उनको देखूंगा भी नहीं, मैं तो आप 4-5 कुंडली मन दे हमारा दीजिए। सादा है, आपका मन सादा सादे है। मन में हमको देखना है, कोरा तो कागज। फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको इस प्रकार की लड़की से शादी करनी चाहिए जिससे कि आपकी बन जाए, क्योंकि तब मैं आपकी कुंडली देख के बताऊंगा कि भाई आपके जीवन के अंदर ये समस्याएं आएंगी शादी से संबंधित, और ये आप इसको हैंडल खुद नहीं कर सकते। अब आपको एक ऐसा हैंडलर चाहिए इसके लिए जो कि आपकी इस परेशानियों को या तो काउंटर बैलेंस कर दे। हमको समस्याएं भी पता है, समस्या ये है कि हम काम बहुत करते हैं तो वक्त की समस्या होगी जी। तो आपको समस्याएं भी पता, सारी चीजें पता है। तो आपको अगर ये सब पता है तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि किससे आपको शादी करनी चाहिए ताकि ये समस्याएं उसको इन समस्याओं से उसको समस्या ना हो। किससे करनी चाहिए ये भी बड़ा आसान प्रेडिक्शन है कि आपको उससे करनी चाहिए जो आपकी तरह ना हो, जो आपको बैलेंस कर दे। एस्ट्रोलॉजी क्या ये बता सकती कब हो सकती है? हाँ बिल्कुल, यही तो मैं ये सारी की सारी बातें जो मैं आपसे कहने की चेष्टा कर रहा हूँ, ये मैं आपका मित्र ना होके ज्योतिष होके के रूप में कह रहा हूँ कि मैं आपकी कुंडली पढ़ के बताऊंगा कि कैसे आपकी शादी हो सकती है और किस प्रकार से आपको करनी चाहिए और कब होनी चाहिए आपकी शादी। देखिए, शादी होने के लिए भी ना जैसे मान लीजिए कि आपकी शादी के जब से आपने सोचा होगा कि मेरी शादी होनी चाहिए तब से अब तक शादी के बहुत सारे योग बने होंगे। ऐसा नहीं है कि योग बने ही नहीं, साइकिल्स होती हैं वो शादी की जो आती हैं कि हाँ इस समय जो है 9 में से 6 ग्रह अलाइंड हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आप शादी कर सकते हैं। आपने यदि वो समय निकाल दिया तो एक फिर अगला समय आता है, उसके बाद फिर आगे आता है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो जो बैंड होता है समय का वो बढ़ जाता है। यानी कि पहले वो हर साल आ रहा था, अब वो हर 3 साल में एक बार आएगा। तो उसको जो है वो ग्रैब ऑन करना बड़ा ज़रूरी होता है समय पे, अन्यथा वो चीज़ जो है वो एक नो मैरिज योगा के अंदर भी कन्वर्ट हो जाती है। उससे बचना चाहिए। पता लगा कि 40-45 साल के हो गए और अब शादी करें ना करें बात बराबरी हो जाती है। तो आपको सलमान खान और राहुल गांधी से मिलना चाहिए। उनको मुझसे मिलना चाहिए। सलमान भाई कहते हैं एक बार योग बना था, कार्ड छप गए थे लेकिन फिर शायद कहीं वो पकड़ गए थे।
उसका मामला फंस गया। लेकिन फिर वही बात है, मेरे यहाँ एक डॉक्टर आए थे, डॉक्टर शिव सरीन। उन्होंने कहा देखो जन्म पत्री मिलाओ ना मिलाओ, जीन पत्री मिला लो जी वो सारा फोकस कर रहे थे कि फैमिली ट्री देखो। जी। अब एक आदमी जैसे शादी करनी है, उसका दिमाग इसमें खराब है कि मैं पहले फैमिली ट्री मिलाऊं कि भाई तुम्हारे पापा कौन सी बीमारी थी, मम्मी कौन सी बीमारी, दादा कौन बीमारी थी, या बैठ के मैं तुम्हारे साथ अपना गुणदोष जोड़ूं। देखिए वो, क्योंकि आपका मैंने सुना आप शादियां बहुत करवाते हैं। जी मैं आपको बताता हूँ आपको कि वो से नाड़ी दोष बोलते हैं। और वो यदि आपकी नाड़ी और दूसरी जिससे आपका विवाह होने वाला है उसकी नाड़ी अलग अलग हो गई है तो वो अपने आप ही जीन से एक बार मिल जाते हैं, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बार क्या होता है कि नाड़ी दोष होता है, तब हम कहते हैं कि भाई एक बार डॉक्टर से जाकर मिल लो और देख लो कि इन दोनों के यूनियन से कोई जेनेटिक बीमारी तो नहीं होने वाली। अगर जेनेटिक बीमारी नहीं है तो इसका मतलब नाड़ी दोष का भी कैंसलेशन हो गया। जो हमको नज़र आ रहा है कि भाई एक ही नाड़ी है उसके कारण से ये नाड़ी दोष आ रहा है, उसका भी कैंसलेशन हो जाता है। तो यदि ऐसे जो कोई कपल्स होते हैं जो कि शादी इसलिए नहीं कर पा रहे कि नाड़ी दोष आ रहा है कुंडली के अंदर, वो जाएं और डॉक्टर से अपना जेनेटिक एक बार इवैल्यूएशन करा लें, ब्लड ग्रुप का RH फैक्टर, पता लग जाएगा कि जो है वो ठीक है कि नहीं है। डॉक्टर बोलता है कोई दिक्कत नहीं है तो खत्म हो गया नाड़ी दोष। कितनी शादी करवाई आपने? बहुत कराई है, बहुत कराई अंदाजन है। मतलब अगर एक नंबर मतलब शादी मैं ये नहीं कह सकता कि मैं, क्योंकि कमेंट सेक्शन में आपको लोग ढूंढना शुरू करेंगे ना, उसके बाद हम आपका अता पता बताएंगे उनको। देखिए मैं आपको बताऊं कि बात शादी की नहीं होती, बात ही कुंडली मिलान की होती है। कुंडली मिलान तो मैं रोज 3-4 नहीं, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपकी टीम ने मुझसे कहा कि सर को मैरिज एस्ट्रोलॉजर भी कहते हैं। जी जी जी। अब मैरिज एस्ट्रोलॉजर मतलब ब्याह कराने वाला ज्योतिष। इसको ऐसे बोलिए कि ब्याह के सारे आयाम, मतलब कि शादी से पहले, शादी के बाद, शादी के बीच में सब तरीके की जो परेशानी शादी से उपलब्ध या उत्पन्न होती हैं वो सारी की सारी जो है वो एस्ट्रोलॉजिकली उसका मतलब आप उनको छोड़ेंगे नहीं, शादी पहले करवाएंगे फिर फॉलो करवाएंगे। आपसे कंसल्टेशन चलता रहेगा। बिल्कुल ठीक बात। ये तो वैसा हुआ कि एक बार डॉक्टर पास पहुंच जाओ फिर छोड़ते नहीं, डॉक्टर साहब कहते आते रहिएगा। ठीक बात। लेकिन फिर ये आता है ना कि आप जैसे मैंने डॉक्टर वाला एग्जांपल दिया, अब मैं दांत के डॉक्टर के पास गया, मेरा जीवन सही चल रहा था, बट उनके पास गया तो उन्होंने मेरे मुंह में 50 चीजें बता दी, ये भी। लोग ज्योतिष को लेकर भी ये कहते हैं। कब की बात है, कब गए थे डॉक्टर के पास आप? हो गया टाइम, बट मैं ज्योतिष के कॉन्टेक्स्ट से बात कर रहा हूँ। मैं भी ज्योतिष में क्या होता है, आप जाओगे, आप में ये दोष चल रहा है, यहाँ ये ज्यादा है, यहाँ ये कम है, वो इतनी चीजें बताते हैं कि आदमी पहले दिन से डर जाता है। और फिर ज्योतिष को कई लोग मानते हैं कि डराने की विद्या है जिसके जरिए धन आमदनी चल रही है। देखिए ये सर्वथा गलत है। ये ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं, वो हर फील्ड के अंदर होते हैं, किसी भी फील्ड में ऐसे लोग हो सकते हैं। लेकिन जैसे आप दोषों की बात करते हैं तो कुछ 2 ग्रह 3 ग्रह मिलके कोई दोष अगर बना रहे हैं तो उसके कारण बहुत सारे प्रॉफिट भी मिल रहे होते हैं, बहुत पॉजिटिव योग भी बनते हैं। तो मैंने सुना कि कोई कह रहा है कि मुझको जो है वो कालसर्प दोष हो गया, कोई कहता है मुझे मंगल दोष लग गया, कोई कहता है मुझे गुरु चंडाल दोष है, कोई कह रहा है मुझे अंगारक दोष है। मैंने कहा ये दोष नहीं है भाई, इसको तो आपको पता है कि ये एक नेगेटिव चीज़ है तो उसको पॉजिटिव करना भी तो आपके हाथ में है। आप इन सारे दोषों से इनको आप योग में कन्वर्ट कर सकते हो, नॉट दोष, आप इनको योग में भी कन्वर्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर सपोज ये नहीं होते तो बहुत सारी चीज़ें जो आपके जीवन में हुई हैं वो ना हुई होती। पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, तो दैट दे कैन बी कन्वर्टेड। अब जैसे शादी को लेकर आता है, कई लोग कहते हैं कि जैसे पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं कि 30-32 साल तक पढ़ते रहे, या लड़कियां बहुत सारी दोस्त ऐसी हैं पढ़ती रहीं, उसके बाद योग्य वर नहीं मिल रहा। कई लोग ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं या उनके माता पिता आते हैं कि सारी बातें हो जाती, एंड में जाके मामला कैंसिल हो आता है, बैक टू बैक ऐसा हो रहा, वो फ्रस्ट्रेट होने लगे, उनका मन ही नहीं करता मिलने किसी से। तो ये सब भी क्या कुंडली के जरिए ठीक हो सकता है? कुंडली के जरिए सबसे पहले पता लग सकता है कि कुंडली के अंदर जो है वो डिले इन मैरिज योगा है, पहले तो ये पता चल सकता है। उसके बाद उसका निवारण और निकारण क्या है ये पता चल सकता है कि हाउ कैन यू बेसिकली जस्ट राइट पास दैट, ये कुंडली के माध्यम से पता चल सकता है। अब इसका मैं आपको एक बहुत छोटा सा तरीका बताता हूँ कि आजकल बच्चे जो हैं वो करियर बनाते हैं, पता लगा कि 30-35 साल के हो गए लेकिन अपने करियर की तरफ उनका पूरा का पूरा रुझान है। जब करियर की तरफ रुझान है तो ऑटोमेटिकली वो शादी की तरफ या तो ध्यान नहीं देंगे या शादी होने के बाद अपने घरवाली या घरवाले की तरफ ध्यान नहीं देंगे, तो वो वहाँ पर जो है वो परेशानी आनी आरंभ हो जाएगी। एक दशम भाव की बात है, एक सप्तम भाव की बात है। दशम से दशम सप्तम भाव होता है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री भाव है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो करियर और उसके बीच में एक बैलेंस स्ट्राइक करना चाहिए, तभी जो है वो दोनों चीज़ सही चलेंगी। वरना आप एक चीज़ तो छू लेंगे, दूसरी चीज़ से हमेशा महरूम रहेंगे। नहीं, ये तो मोटिवेशनल स्पीकर वाली बात हो गई सर, जो भी आपने की। मैं एस्ट्रोलॉजर वाली बात पे आता हूँ।
एक पेरेंट है, सपोज करिए आप अपनी बिटिया के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, अब आप एस्ट्रोलॉजर नहीं है, एग्जाम्पल कैलकुलेट करते हैं। अब आप किसी मैट्रिमोनियल साइट्स पर गए, वहां 100 लड़कों की रिक्वेस्ट आई, अब 100 में आप 100 पे तो ट्राई कर नहीं सकते, तो व्हाट इज द प्रोसीजर, ये कैसे करें यार, इसमें हो सकता है, या कैसे चूज कर ले राइट वाला? नहीं, तो आप एज अ फादर पूछ रहे हैं या एज एज एस्ट्रोलॉजर पूछ रहा हूं मैं, किसी फादर को आप बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं जो हूँ उसके फादर को ये बताऊंगा कि भाई आपकी बेटी को जो बेटा मिलेगा, जो आपका दामाद होगा, उसके ये गुण होंगे। ये आप लड़की कुंडली देख के बता सकते हैं? जी, ये गुण होंगे। वो नौकरी करता होगा, आज हम अपना चेक करवाते बताते हैं। वो नौकरी करता होगा ठीक है बात। या बिजनेस करता होगा, ये बताया जाएगा। और वो टिकेगा नहीं टिकेगा? हाँ, और टिकने का आपकी बेटी के हॉरोस्कोप से वो कितने चांसेस हैं, ये बताया जाएगा। यानी कि इस प्रकार का लड़का चाहिए तो जिससे टिकने की जो प्रॉबिलिटी है वो बढ़ जाए, और उसके परिवार ऐसा होगा, यानी कि इतना संपन्न होगा या इतना जो है वो एवरेज होगा या आपके बराबर होगा कि नहीं होगा। नहीं, बट फिर एक क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ सर, जैसे आपने कहा कुंडली, आपने कहा कि बेटी की कुंडली देखकर बता सकते हैं कि जो फैमिली में आएगा वो कैसा होगा। जी जी जी। अब बेटी कुंडली तो जीवन से लेकर मरण तक की होगी। जी जी जी। तो उसके बुढ़ापे का भी उसमें हिसाब किताब तय होगा कि बुढ़ापा अकेले कटेगा, साथ में कटेगा, रोगी होकर कटेगा, निरोगी होकर कटेगा, बच्चे खुश होंगे नहीं होंगे, तो फिर वो उसमें कर्मा का रोल तो मोर ऑफ द उसी हिसाब से ढलता जाएगा। वही तो हमको ठीक करना है। अगर हमको पता चला कि अगर सपोज इनका जीवन साथी इस समय तक जो है वो इनके साथ नहीं रहेगा या छोड़ के चला जाएगा या फिर उसकी मृत्यु हो जाएगी, हमको वही तो ठीक करना तो है। ये विजिबल होगा, ये विजिबल होगा। बिना पार्टनर को देखे आप बता सकते हैं कुंडली में? ये पता लगेगा कि उसकी कुंडली में ये योग है, तो हमको शादी अब ऐसे पार्टनर से करनी है जिसकी दीर्घायु हो, और वो जो है अपनी वाइफ को छोड़ के जाए ना, यानी कि मैरिज डिसॉल्व ना हो। तो यही मैचिंग ऑफ चार्ट्स है। तो फिर ये जो लाइन आती है कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाते हैं, तो सिर्फ फिल्मी बातें हो गई फिर तो? नहीं, उसने आपको कहा कि इस प्रकार की जोड़ी बनाओ जाकर, वो हमको दृष्टि देता है, हम उस प्रकार से जोड़ी ढूंढते हैं यहाँ पर। बट देन इट्स नॉट प्री डिसाइडेड ना। मान लीजिए आपने गलत इंसान शादी कर ली, जैसे मैंने आपकी बात नहीं मानी, आपने कहा कि शुभांकर इनको नहीं, इनसे शादी करो, ये सक्सेसफुल होगी। मैंने कहा नहीं, मुझे यही पसंद है। देखिए, आपको ना एक, जैसे मैंने सबसे पहले बताया कि आपके हॉरोस्कोप के अंदर एक इंडिकेशंस हैं। वो इंडिकेशंस डज इट अफेक्ट माइंड आल्सो? हाँ 100%। आपका चंद्रमा, चंद्र राशि है आपको माइंड, सारा का सारा माइंड है, आपके नक्षत्र हैं वो भी आपके माइंड पे खेलते हैं। तो हर चीज़ जो है वो हॉरोस्कोप की नहीं, जैसे कई बार हम फैसले लेते हैं जी। जैसे मेरे एक मित्र हैं मनोज मुंतशिर साहब, बहुत इंडिया के फेमस राइटर हैं। जी जी। जीवन भर राम जी के नाम पर गाना गाए, फिर एक पिक्चर बना दी आदि पुरुष। अब कल कह रहे थे कि मेरा माथा खराब था कि मैंने सबकी गलती अपने ऊपर ले ली, मैं ही सामने आ गया। तो क्या ये हम एस्ट्रोलॉजी के जरिए प्रेडिक्ट कर सकते थे कि उन्हें हम गाइड करते कि भैया आप फ्रंट पे मत जाइए, ये बुरा फेज आ सकता है? बिल्कुल कर सकते थे, और इस प्रोजेक्ट को कैसे करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो भी हम उनको बता सकते थे। और मैं आपको एक बात बताऊं कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि आके पूछने की चेष्टा करते हैं कि ये करना क्या है, ये करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। खास तौर से जो बिजनेस के अंदर बड़े बड़े फैसले लेते हैं, वो आकर ज़रूर पूछते हैं कि हमारी ये फैक्ट्री है, मान लीजिए, इसका हम ये एक्सटेंशन करने जा रहे हैं, करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसके अंदर कोई ऐसा लॉस का योग तो नहीं बन रहा कि जो है वो भी हाथ से चला जाए। तो बहुत बार जब आप एक बहुत क्रिटिकल डिसीजन लेते हैं, तो वो उसमें यदि आप अपनी कुंडली का साथ साथ सहयोग ले लें तो निश्चित तौर से लाभ बट क्या होगा। ये अंधविश्वास की तरफ बढ़ावा नहीं कि आप फिर आप लाइफ में जो भी कर रहे हैं, जैसे पहले हम अपना इंट्यूशन सुनते थे, अब हर चीज आप एस्ट्रोलॉजर पास जा रहे हो। हमने देखा है तमाम पुराने राजा महाराजाओं की फिल्मों में कि बगल वाले ने ही बर्बाद कर दिया पूरा। नहीं, ऐसा नहीं है, अंधविश्वास नहीं है। आप अपने ही इंट्यूशन के को वेरीफाई करने के लिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है वहाँ से पूछने मैं करूँ क्या। आपको पता है कि आपको 2 काम करने हैं, आपको ये ए जॉब करनी है या बी जॉब करनी है, तो ये पूछने जा रहे हैं कि मैं ये काम करूँ कि ये काम करूँ। तो इसमें कोई अंधविश्वास वाली बात तो हुई नहीं। इसमें तो आपने चॉइस के लिए उसके पास चले गए, मैं लूँ क्या। बहुत बार होता है आपके पास 5 जॉब के ऑफर आ गए, अब आप क्या करें। मम्मी से पूछेंगे, पापा से पूछेंगे, भाई से पूछेंगे, सब अपने अपने हिसाब से बताएंगे। अरे घर के पास जो है मम्मी कहेंगी वहाँ पर कर लो यार, पिताजी कहेंगे कौन पैसे दे रहा है भाई, भाई कहेगा अरे यार मैंने उसका नाम सुना है वो बहुत अच्छा है। तो उसमें सब कुछ जो है सबके अपने अपने जो है बायस होते हैं। एस्ट्रोलॉजर के पास ये पता है कि कौन सा स्टेप लेने से आप कहाँ पर जाकर जा सकते हैं। ये अंधविश्वास नहीं है, एक अनबायस्ड आपका हॉरोस्कोप का रीडिंग है। ओके,
ठीक है, वापस मैं आपके आता हूँ मैरिज एस्ट्रोलॉजी को लेकर। जी। क्या कोई इंसान जो आपको देख रहा है, अगर वो आपसे कंसल्ट करता है अपनी डॉटर को लेके, अपने सन को लेके, तो आप उसके पार्टनर को लेकर ये डिफाइन कर सकते हैं कि उसका पार्टनर की पर्सनैलिटी, उसके पार्टनर का स्टेटस, फैमिली स्टेटस, या उसका एज, या दोनों का साथ मिलकर बुढ़ापा कैसा रहेगा? बिल्कुल कर सकते हैं, बिना उसके पार्टनर की कुंडली देखे हुए कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये है, ये ढूंढने में आसानी देता है। सबसे पहले तो ये हुआ कि आपको पार्टनर कैसा मिलेगा, ये जो है वो आपकी कुंडली एक बार जो है वो बताती है कि ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। लेकिन आप को मैं एक छोटी सी बात और बताता हूँ कि बहुत बार लड़के या लड़कियां जो हैं वो शादी नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी जो अपेक्षाएं होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। मैं इससे शादी करूंगी, लड़का ये होना चाहिए, लड़का वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, आईएएस होना चाहिए, लड़कों पीसीएस का होना सिंपल चाहिए। होता है, लड़की सुंदर होनी चाहिए, थोड़ी समझदार हो तो कॉम्प्लीमेंट रहेगा। तो ये होना चाहिए। अब पता लगा कि उसके पिताजी जो हैं वो दौड़ रहे हैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वो एज निकल गई। अगर ये पहले से क्लैरिफाई हो जाए कि भाई आपकी बाउंड्रीज ये हैं, यदि आपने इस बाउंड्रीज के अंदर रखा तो आपको जो है वो बहुत आसानी से काम हो जाएगा। तो वो जो 4-5-7 साल का जो एक तरीके से बार बार किसी के पास जाना और देखना दिखाना, इन सब झंझट से आदमी छूट जाता है। चलिए हम इसका एक लाइव टेस्ट करते हैं ताकि प्रोडिक्शन आए, क्योंकि आप कहीं जाने वाले हैं नहीं। और इसका हम देखते हैं। ये रही हमारी कुंडली साहब जो हमने खोल के रखी है। अब आपसे हम चाहते हैं कुछ आप बोल्ड प्रोडिक्शन दीजिए, क्योंकि हम भी यही रहेंगे, दर्शक भी यही रहेगा। जी। यूट्यूब की दुनिया ऐसी ही होती है कि साल भर बाद भी वीडियोस रहेंगे। जी जी जी। और हमने पहले ही कहा जी कि अच्छा हुआ तो ताली आपकी, जी जी, खराब हुआ तो गाली आपकी। बिल्कुल बिल्कुल। दोनों हमारा हिसाब किताब नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल। हम भी देखना चाहते हैं कि आप क्या देते हैं। ये आपके भविष्य, अब ये हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ये भी आपके भविष्य को बना भी सकता है और इस पर प्रश्न चिन्ह भी खड़े कर सकता है। जी। और हम 2-4 चीजें चाहते हैं जी। क्योंकि आप मैरिज एस्ट्रोलॉजर भी हैं, आपने प्रेडिक्शंस की बात भी की है। जी। लेट्स सी व्हाट यू कैन गिव मेरे व्यूअर्स को। तो ये आपका हॉरोस्कोप है। हाँ जी। तो क्या जानना चाहते हैं आप कुछ भी बताइए मुझे, देखो जरा, हम भी सुने जाने। मेरे दर्शकों ने भी मेरा चरित्र देखा है लंबे समय से। तो आपका जो लग्न है वो कन्या लग्न है, और जो सूर्य बुध शुक्र की युति है सप्तम भाव में गुरु। देखिए इसके अंदर जो गुरु है जो कि लॉन्जिविटी ऑफ मैरिज का कारक होता है, वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, अच्छा नहीं है। तो शादी की जो ड्यूरेशन है वो लंबी होना परेशानी रहेगी। यानी कि शादी के बाद विछोह होने की बात होती है, वो होने की इसके अंदर बात होती है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि विवाह का योग जो है वो बन रहा है इसके अंदर, और विवाह का योग सन 2026 में बन रहा है। मतलब 1.5 साल मेरे फैंस और शांत रहे अभी। हाँ, 2026 के अंदर आपका विवाह का योग बन रहा है। और विवाह के अंदर जो मैंने आपको बताया कि अच्छा राहु की 4th हाउस में प्रेजेंस है और गुरु जो है वो 12th हाउस में है, तो ये शादी के अंदर परेशानी ला सकता है आपकी, और शादी को हल्का कर सकता है। तो इसलिए आपको करना क्या चाहिए कि अपनी कुंडली जो है वो मिला के ही शादी करनी चाहिए। यानी कि जिस भाग्यशाली लड़की से आप शादी करेंगे वो लड़की जो है उसका गुरु इतना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए जो आपके हॉरोस्कोप के अंदर है। उसका अगर पॉजिटिव गुरु होगा तो उसकी एनर्जी आपकी एनर्जी को काउंटर बैलेंस कर लेगी, जो गुरु की इसमें एनर्जी है। तो शादी तो आपकी मैंने बताया कि 2026 में हो जाएगी। ठीक है। हाँ, मतलब 1.5 साल नहीं होगी, आप पक्का है? नहीं, 1.5 साल 2026 के अंदर। मैं आपको समय बताता हूँ 26 के अंदर या 26 में? मैं बताता हूँ आपको। 26 में आपकी शादी जो है वो अप्रैल से लेके सितंबर अक्टूबर तक शादी हो जाएगी। ये आप बोल्ड प्रेडिक्शन करें सर? जी मैं बता रहा हूँ। ये जो है ढूंढ के निकालेंगे यूट्यूब वाले। अगर आप अच्छा कर गए तो ताली बहुत आएगी, और नहीं तो सवाल थोक के भाव के बस आएंगे आपकी आईडी पे ढूंढ के। आपका मैसेज सेक्शन भर जाएगा। जी। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आप जो है विवाह अपनी कुंडली मिला के कीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। चाहे आप प्रेम भी किसी से करते हो तो उससे भी जो है वो कुंडली मिला लीजिएगा। ठीक बात। और जीवन में क्या दिख रहा है आपको? जैसे आपने एक बात कही थी कि आपका कुंडली जो होती है वो आपके एंड तक की जर्नी का होता है। जी। सो क्या मेरी कुंडली कहती है, अगर आपको ओवरऑल एनालाइज करना हो, इसमें बताना हो मुझे? तो मैं आपको कुछ आपकी बातें बताता हूँ पिछले जन्म की, जो कि इस जन्म में होंगी। पिछले जन्म की जो इस जन्म में होंगी। ओके। ठीक है। और वो ये होगा कि 48th ईयर ऑफ एज आपकी, आप जो है वो
जो है जितना भी सांसारिक सुख होता है उसको त्यागना शुरू कर देंगे। ओके। जब आप 48 साल की उम्र में पहुंचेंगे उसको आप त्यागना शुरू कर देंगे। आप जो हैं वो जितना भव्यता के साथ रह रहे होंगे अपने इस जीवन काल में, उसको धीरे धीरे सरेंडर करना शुरू कर देंगे। यू विल सरेंडर ऑल दोज थिंग्स, और आप एक तरीके से किसी बहुत विद्वान व्यक्ति के अनुयायी बन जाएंगे, उसको फॉलो करना शुरू कर देंगे। और वो जो है ज़रूरी नहीं है कि वो ह्यूमन फॉर्म में अवेल हो, ज़रूरी नहीं है। ये जो है आपके जीवन में होना शुरू हो जाएगा। बहुत ही मिस्टीरियस बात आप बता रहे हैं। नहीं, मैं बताता मिस्टीरियस बातें ही हूँ सारी की सारी, क्योंकि ये सारी की सारी बातें आपके पिछले जन्म में हुई हैं, और आप जो हैं उन सब चीज़ों को इस जन्म के अंदर हूबहू फॉलो करेंगे। और इसमें एक आदमी आपको रोक सकता है, और वो होगी आपकी भार्या, यानी कि आपकी वाइफ। अगर आपकी कुंडली उससे मिल जाती है, आप मिला के शादी कर लेते हैं, वरना उससे भी आप हाथ धोएंगे, यानी कि वो भी चली जाएंगी आपके जीवन से, और आप जो है ये जो संपन्नता का जीवन है उसको छोड़ के आप जो है एक तरीके से ऋषि मुनियों वाला जीवन बिता सकते हैं 48 के बाद। और ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। घर के 4th हाउस में राहु बैठा हुआ है आपके, तो वो घर के अंदर रहने से जो है रोकता है, किसी तरीके से रोकता है, घर को फॉर्म करने से रोकता है, क्योंकि साथ में नेपच्यून और यूरेनस भी है। तो वो बिल्कुल ही जो है उस घर के अंदर से सुख आने नहीं देता है, जो प्लेजर होता है हाउस होल्ड से वो आने नहीं देता है। तो मान लीजिए कि आप मेरे पुत्र होते और मैं कहता कि आपको शादी करनी है, और मैं आपके हॉरोस्कोप देखता तो मैं कहता कि यार ऐसी लड़की से शादी कराऊंगा जो कि इसको गृहस्थ जीवन का आनंद पूर्ण दे, यानी कि उसको सब कुछ समझा दे कि घर में ही आनंद है, बाहर मत जाना, यानी कि मुझे मत छोड़ना, और गृहस्थ जीवन का पूर्ण आनंद लो। ये वाली बात होती है। करियर क्या कहता है? करियर ये कहता है आपका, जैसे मुझसे 2019 में किसी ने 16 में कहा था जी, यू विल राइज, आप कह रहे हैं 48 के बाद आई विल लीव एवरीथिंग। जी। सो यहाँ से लेकर अगले 18 साल की यात्रा ये कहती है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आपको पता होगा शायद, आपकी जो राशि है वो मिथुन राशि है। मिथुन राशि है, तो ये जो साल है आपका जो ये चल रहा है, दिस इज ए नाइस ईयर। लेटर पार्ट के अंदर नाइस ईयर है 2024। 2025, 26, 27 इज गोइंग टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ईयर्स फॉर यू। 2028, 29, 30, 31 दे आर गोइंग टू बी मार्वलस ईयर्स फॉर यू। जो आप काम करेंगे उसके अंदर आप ये समझिए कि आपका जो धन योग हॉरोस्कोप के अंदर है, जिस लक्ष्मी योग की मैं चर्चा पहले कर रहा था, वो 200% तरीके से आप उसको जो है वो एक तरीके से एक्सप्लॉइट कर पाएंगे, मतलब ले पाएंगे। फिर आपके ऊपर शनि की 7.5 आ जाएगी 2031 के आसपास। हाँ, फिर जो है वो आप फिर कांस्टेंट होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि फिर एक तरीके से एक समंदर की धारा से नदी की धारा बन जाएंगे। नहीं, हल्का नहीं होगा, लेकिन कांस्टेंट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि तब वो वृषभ राशि का शनि होगा, बहुत ज़्यादा खराब नहीं होता, लेकिन फिर भी जो है वो आपका जो है वो जो एक ग्राफ ऊपर चढ़ रहा था उसको हल्का कर देता है, या फिर उसको कांस्टेंट करने की कोशिश करता है 31 के बाद जी। नॉट इन नेक्स्ट 6 years। नेक्स्ट 6 ईयर में तो मज़े हैं, यानी आपका वाला वीडियो 10-15 मिलियन पार कर जाएगा। मेरा राइज मतलब आपका वीडियो राइज। नहीं, ये ऐसा है। एंड ओवरऑल द हॉरोस्कोप इज नाइस, वेरी नाइस हॉरोस्कोप। 48 ईयर्स के बाद, जैसे मैंने बताया कि ये गृहस्थ आश्रम को छोड़ के दूसरे आश्रम की तरफ जाने की चेष्टा है इस हॉरोस्कोप के अंदर। जब आपको बिल्कुल अफेयर के अपने सारे बिल्कुल परम उस पे परमोच्च पे होंगे, तब छोड़ने की बात इसके अंदर मुझे नजर आती है। करियर चेंज करने कुछ इसमें आ रहा है सर? बिकॉज मैंने अपने जीवन में बहुत सारे चेंजेस किए हैं। ये केतु के कारण किए हैं आपने, और ये जो मैं इज इट विजिबल देयर? यस, इट इज विजिबल। और मैं आपको ये बताता हूँ कि करियर चेंज आपका आगे भी हो सकता है। जैसे अभी जो आप जो करियर कर रहे हैं, इट कैन सो हैपन दैट आफ्टर 5-6 years यू आर इन अ डिफरेंट करियर। बिकॉज आई फील दैट मुझे हाँ, ये दूसरी बात, एक और आपको बताता हूँ मैं बात, कि ये जो मैंने आपको 48 के में बताया है, ये भी करियर चेंज ही है। ऐसा नहीं है कि आपको बुरा लग रहा होगा करने में वो, ये कि आपको उसके अंदर परम आनंद आ रहा होगा कि इससे अब अच्छी चीज कुछ और हो नहीं सकती। दैट इज ऑल्सो अ करियर फॉर दैट मैटर। मेनी पीपल हैव डन, विनोद खन्ना साहब सब ये वो सिस्टम जो है वो
मुझे इस हॉरोस्कोप के अंदर नज़र आता है। व्हाट अबाउट किड्स एंड फैमिली? मैंने आपको बताया कि आपकी जो having wife is different, having kids is different. Hardik Pandya is having kids but not having wife. so you can have as many kids as you want. Okay. दिस हॉरोस्कोप is so कि आपके जितने आप चाहते हैं बच्चे वो होंगे, क्योंकि पंचम भाव का अधिपति बहुत बलिष्ठ है। मैंने आपका साथ साथ नवांश खुला हुआ है, नवांश के अंदर भी 5th हाउस देखा, तो दैट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। सो यूल हैव नंबर ऑफ किड्स, नॉट टू वरी अबाउट इट। So in short, you're telling everything जो मैंने आपसे कहा था कि मेरा कॉन्शियस कहता था बचपन से। Like I told you before even going for कुंडली। तो ये बच्चे होंगे आपके, आपका जो आगे का करियर है दैट इज़ गोइंग टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी टिल द टाइम 2031 कम्स। उसके बाद लल है बट नीचे नहीं है, मतलब एक कांस्टेंट है, ठीक रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2033 के बाद करियर ग्राफ जो है वो हल्का पड़ेगा। उस समय आपको अपने डिसीजन जो हैं वो बहुत सोच समझ के लेने हैं। तब मैं आपसे ज़्यादा संपर्क कर लूँगा। हाँ, तब आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि उस समय डिसीजन ऐसे होंगे कि कुछ भी स्टम्बल आ सकता है, कुछ भी ऐसे ब्लॉक्स आ सकते हैं जिसको पार करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ओके, क्या नेगेटिविटी इसमें है? इफ़ यू एडवाइस मी व्हाट टू फिक्स, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड जा रही है और ये सारी चीज़ें अगले 5 साल 7 साल 10 साल ये घूमती रहेंगी, ये हर साल ये वीडियोस आते रहेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आपको अपना गुरु को फिक्स करना चाहिए। गुरु जो है वो भगवान बृहस्पति यानी कि भगवान विष्णु। तो आप तो रहने वाले भी ऐसी जगह के हैं जहाँ से अयोध्या जी बहुत पास हैं। जय श्री राम। आप वहाँ पर जाइए, वो आपके गुरु को फिक्स करता है। आपकी कुंडली के अंदर बाधा यदि कोई पहुँचा रहा है तो गुरु ही पहुँचा रहा है, वही बाधकेश भी है आपके हॉरोस्कोप के अंदर। तो जितना आप उनकी आराधना करेंगे उतनी अनुकंपा उनकी आपको मिलेगी, और वो ही आपके जो भगवान है श्री राम की और भगवान कृष्ण, भगवान श्री राम, आप जिस फॉर्म में जो है आप उनकी स्तुति करिए, वो आपके लिए बहुत अच्छे जो हैं। आप गुरुवार जो है ऑब्जर्व किया करिए, जो बृहस्पतिवार होते हैं उनको ऑब्जर्व किया करिए। ऑब्जर्व का मतलब ये है कि निरामिष भोजन नहीं होना चाहिए, फास्टिंग एक तरीके से। फास्टिंग करें तो ज़्यादा अच्छा है, अपनी क्लिनजिंग कर सकते हैं उस समय। तो इसको शोधन बोलते हैं, आप शोधन करिए, तो वो भी जो है वो बाधाओं से मुक्त कराता है आपको। तो ये आपके लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है। एनीथिंग मेजर और आप जो नोटिस कर सके? देन विल समराइज। सो अगर आपको ओवरऑल हाइलाइट्स देनी हो, एक देख लिया आपने, काफ़ी बातें कह दी, लेट्स मेक एज अ रील, एक समरी बनानी हो। समरी में मैं ये कहूँगा कि ये लड़का जो है वो फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है, इसके पास प्रचंड लक्ष्मी योग है हॉरोस्कोप के अंदर। ये लड़का जो है वो बहुत अच्छी तरक्की करेगा, लेकिन ये करियर जो है वो अब्रप्टली छोड़ेगा बहुत बार, और वो छोड़ता भी रहेगा, आगे भी छोड़ेगा, यानी कि सन 2024 के बाद भी छोड़ेगा करियर्स को, मतलब वो और जब कभी इसको परेशानी होगी तो कम से कम ये पछतावा नहीं करेगा कि मैंने क्यों छोड़ा, ऐसा क्यों किया था, वो किया था, वो पछतावे वाली बात इसके अंदर नहीं होगी। फैमिली लाइफ की थोड़ी सी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ है, तो उसको वो देख के रखना चाहिए। बाकी ये अपनी फैमिली ट्री को जो है वो जैसे जो पितरों का एक ऋण होता है वो पूरा करेगा, यानी कि अपने इस ऋण से आप अपने बच्चों की कुंडली के अंदर पितृदोष आने नहीं देते। यदि आप जो है संतान उत्पत्ति करते हैं तो उसके अंदर जो है वो आपका योगदान अच्छा रहेगा। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो आपकी माता को प्रसन्नता देगा, वो आपके पिता को प्रसन्नता देगा कि ये एक लंबी आयु का हॉरोस्कोप है। अब मैं लंबा जीऊंगा भी। हाँ, ये लंबा ये 4 चीज़ें मुझे अपने बारे में बचपन से पता थी कि बहुत दिन जीऊंगा। ये जो है ये एक लंबी आयु का हॉरोस्कोप है, जिसको हम दीर्घायु बोलते हैं। दीर्घायु प्राप्त होगी आपको, एंड दीर्घायु इज बियॉन्ड 85 ईयर्स ऑफ एज। तो अगेन आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन, लाइक आई टोल्ड यू, देखिए ये हमारी आपकी बात ऑन कैमरा हो रही है जी, बट बिफोर कैमरा आई टोल्ड यू मेनी थिंग्स अबाउट मी जो मैंने आपसे पहली बार बातें की जी। हाउ इज इट पॉसिबल कि एक लड़के को बचपन से ये इंट्यूशन आता है, जो बातें अब आप कह रहे हो, जैसे ये 4 बातें मुझे इंट्यूशन आती थी कि मेरी उम्र बहुत लंबी होगी, मेरे पास नाम होगा, पैसों का मुझे इतना मोह नहीं है बट पैसा मेरे पास आता रहा, मुझे इतना कभी लालच रहा भी नहीं, अभी भी सादा जीवन उच्च विचार वाली कहानी, बट आई न्यू कि मनी इज़ नॉट अ बिग थिंग, वो ईश्वरी कृपा रहेगी। फैमिली वाले में आई टोल्ड यू
कि लव लाइफ को लेके आई वाज ऑलवेज कंसर्न कि देयर विल बी पीपल हु विल लव मी बट दे वोंट बी विथ मी। सो ये 6 चीजों के एहसास ये क्या है? ये मिथ है, एक दिमाग की उपज है, एस्ट्रोलॉजी या पुनर्जन्म का एहसास है, क्या है ये? क्योंकि मैं इस चीज को लेकर अक्सर अपने आप में सवाल पूछता रहता हूं कि ये क्यों मुझे इस बात का एहसास समय समय पर होता रहता है। देखिए, आपके हॉरोस्कोप के अंदर जो चंद्रमा होता है उसका बड़ा महत्व है। वो आपके पिछले जीवन से आपको फॉलो कर रहा होता है। अच्छा, जो आपका चंद्रमा होता है वो आपको पिछले जन्म से फॉलो कर रहा होता है, और एक और ग्रह होता है जो आपको पिछले जन्म से फॉलो कर रहा होता है, अगले जन्म तक लेके जाता है, केतु। चंद्रमा और केतु की युति है आपके हॉरोस्कोप के अंदर। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अपने पिछले जन्म से अपनी फैमिली की के ट्री से बड़ा प्यार होता है, या पिछली चीज़ों से बहुत प्यार होता है। तो ये योग आपके हॉरोस्कोप के अंदर है। तो जो आपको जो ये इंट्यूटिव ख्याल आ रहे हैं कि ऐसा होगा या वैसा होगा, तो दिस चंद्रमा एंड केतु का जो एक कॉम्बिनेशन है, दैट इज़ बेसिकली showing you all those sort of things in the horoscope. आपने लास्ट पुनर्जन्म का, क्योंकि आपने इसमें कई बार जिक्र किया, जो हम पॉडकास्ट में सवाल कर रहे थे, पुनर्जन्म एक सवाल, डज इट रियली एग्जिस्ट? 1 सेकेंड, इफ इट एग्जिस्ट, आपको इसमें कुछ वो भी दिखा पुनर्जन्म? नहीं, पुनर्जन्म क्या कुंडली देखकर आप पुनर्जन्म बता सकते हैं? कहानी? यस। देखिए, मैंने आपको जैसे बताया कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जिस दिन आप पैदा हुए थे, जिस क्षण पैदा हुए थे, आपने एक क्षण भी इस पृथ्वी पे नहीं गुजारा, लेकिन ये कुंडली बनी हुई थी। यानी आपका एक एक्शन भी नहीं हुआ था इस पृथ्वी के ऊपर। जो आप आज कर रहे हैं वो भी आपने कुछ नहीं किया था, लेकिन आपकी कुंडली ये बन चुकी थी। तो ये सारी की सारी ब्लेसिंग्स हैं जो कि आपको पिछले जन्म से मिली हैं। ये हॉरोस्कोप पिछले जन्म का ही तो आईना है, जो कि हम जिसको अब देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका पाथ पिछले जन्म में क्या था। अच्छा, मजे की बात यह है कि एक जन्म की बात नहीं होती, हम ना जाने कितने जन्म देख सकते हैं। मतलब पिछला जन्म, उससे पिछला जन्म, जो आपकी आत्मा का जो ट्रेंड रहा है, जो ट्रेवर्स रहा है, जो ट्रैक रहा है, वो पूरा नजर आता है। और ये भी नजर आता है कि ये आत्मा को मोक्ष कब तक मिलने की संभावना है। तो दिस कैन ऑल्सो बी सीन फ्रॉम द हॉरोस्कोप। ओके, देयर इज वन मोर थिंग। जैसे आपने मेरी कुंडली देखी, उसमें मेरी राशि मिथुन है। जब मैं डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखता हूं तो मेरी राशि मेष आती है। दुनिया में बहुत सारे लोग मेरे जैसे कंफ्यूज हैं कि वो अपनी राशि को कौन सी माने। जैसे अप्रैल के हिसाब से आई एम एन एरीज, बट जब कोई विद्वान व्यक्ति बैठता है, एस्ट्रोलॉजर बैठता है, तो मेरी राशि मिथुन कहता है वो। जी, बात विद्वान की नहीं है, बात यह है कि आप कौन सी विधा से देख रहे हैं। जब आप बात करते हैं कि आपकी राशि एरीज है, तो आप वेस्टर्नर हो जाते हैं। वहाँ पर आप देखते हैं कि 20 मार्च से लेके 20 अप्रैल तक आपका जन्म हुआ होगा, तो आप जो हैं वो एरीज हैं। उसके बाद कोई हुआ होगा तो वो टॉरस है, एक महीने पूरा। जबकि जब हम इंडियन तरीके से देखते हैं, वैदिक तरीके से देखते हैं, तो उसके अंदर जब आप पैदा हुए थे तो चंद्रमा कौन सी राशि में है, वो राशि आपकी मानी जाती है। तो वो चंद्र राशि होती है। तो अगर आप सपोज न्यूज़पेपर में अपना राशिफल पढ़ते हैं तो अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं तो आप अपनी मेष मानिए, और यदि आप हिंदी में राशिफल पढ़ रहे हैं, यानी हिंदी के अखबार में पढ़ रहे हैं, तो अपने आप मिथुन मानिए। मेरी वेबसाइट में मान लीजिए आप गए हैं, तो आप वहाँ पर मिथुन राशि से ही अपना राशिफल देखिए, आपको वहीं से सब कुछ समझ बट जैसे एरीज में कॉमन सिम्टम्स आते हैं, या कई बार हम अलग अलग जब जनरेट करते हैं कि आप क्या है, तो उनके सिम्टम्स बहुत मैच करते हैं। जैसे मैं और मेरा भाई हैं, हम दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, सोचने में, उठने में, बैठने में, जीवन जीने में। और उसकी राशि के मैं कई लोगों से मिला जो उसके उसमें मिले, फेज में पैदा हुए हैं, तो उनके काफ़ी ट्रेड उससे मिलते हैं। मैंने कई सारे एरीज को देखा है जिनके काफ़ी ट्रेड्स मेरे से मैच होते हैं। तो देखिए, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि वो सनशाइन है, वो मतलब गलत नहीं है। वो सूर्य की लोकेशन है आपके हॉरोस्कोप में। हम महत्व देते हैं चंद्रमा की लोकेशन पे। तो जो राशि होती है वो चंद्र राशि होती है, वो सूर्य राशि है जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्योंकि वो सारा का सारा जो महत्व देते हैं वो सूर्य की लोकेशन पे देते हैं कि सूर्य की लोकेशन हॉरोस्कोप में कहाँ पर है। तो अगर आप इंडियन तरीके से देख रहे हैं, किसी आप पंडित जी से बात कर रहे हैं, तो अपनी राशि आप बताएंगे तो मिथुन राशि ही बताएंगे। और यदि आप न्यूज़पेपर में अपनी राशि पढ़ रहे हैं तो एरीज बताएंगे, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने जो इवैल्यूएट किया होता है वो सनशाइन के हिसाब से ही इवैल्यूएट। अच्छा, ये जो अखबार में, टीवी में आता है, इसको देखना चाहिए राशिफल? देखिए, ये बहुत जेनरिक होता है, क्योंकि आप समझिए कि 150 करोड़ लोग हैं, तो 12 राशियाँ होती हैं मात्र। तो इसका मतलब क्या हुआ कि
12 करोड़ लोगों की एक ही राशि हुई तो सबका राशिफल एक जैसा ही हो गया एक तरीके से। जनरल ट्रेड्स मोर और लेस सेम हो सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली तो आपको अगर देखना है तो मैं एक ऐप पे भी काम कर रहा हूँ अभी, तो वो मेरे ख्याल से अगले महीने भर में जो है वो मैं लॉन्च करूँगा, जिसके अंदर आपकी स्पेशल आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका डेली का राशिफल आपको मिला करेगा। तो वो मेरी वेबसाइट पे जाकर आप जब अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालेंगे क्या तो वेबसाइट आप बता भी दीजिए, लोग ढूंढते रहते हैं कि सर हमको रिप्लाई कीजिए। vinayvajangi.com मेरी वेबसाइट है। तो उस वेबसाइट पे जाएंगे तो उस राशिफल पे जब क्लिक करेंगे तो अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो स्पेसिफिकली डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका यूनिक राशिफल आएगा। आपका करियर, लव, फिनेंस, जर्नल, सारे हॉरोस्कोप्स जो हैं वो उसके अंदर मैं स्पेसिफिकली लिखूंगा। तो वो स्पेसिफिक भी होंगे, मतलब कि आज के भी होंगे, एक महीने के भी होंगे और वीकली भी होंगे और ईयरली तो है ही है जो मैं डालता हूँ। हमारे एक शहर के एक टीचर है अवध ओझा जी, वो राजा बनने की टेक्निक की अक्सर बात करते हैं, कुछ अलग कीजिए। अब हमको आपसे सवाल ये आ रहा है कि लड़का लोग आजकल स्टॉक मार्केट में बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं। मेरे भाई साहब को बड़ी दिलचस्पी, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, बट बहुत सारे लड़कों की दिलचस्पी है। कई बार लगाते हैं, डूब जाता है। आप कहना एस्ट्रोलॉजी कैन प्रिडिक्ट, तो क्या आप राजा बनने की टेक्निक बता सकते हैं उन्हें कि यार ये ग्रह दशा है, इस टाइम इन्वेस्ट करो सही जाएगा, बिल्कुल। ये स्टॉक में इन्वेस्ट करो? बिल्कुल, मैं तो क्या बताऊंगा वो खुद ही बताएंगे इसको। देखिए, मैं बताता हूँ कि सबसे पहले तो आप स्टॉक से कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते हैं, ये आपके हॉरोस्कोप से पता लग सकता है। बुध की पोजीशन क्या है। आपने पहले ही उनका दम तोड़ दिया कि पहले ये चेक करवाओ कि तुम्हारा पैसा आएगा भी कि नहीं आएगा। चलिए ये छोड़िए इस बात हाँ। को। आप समझिए कि आप आज कुछ खरीदने वाले हैं, ठीक है, तो वो आपको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए ये मैं बता सकता हूँ। वो खुद पता लग जाएगा उस व्यक्ति को जो ये काम कर रहा है, जो आपका प्रोग्राम देख रहा है, उसके लिए बताता हूँ मैं। और थ्रू एस्ट्रोलॉजिकल आप एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि जो मैं विधि बता रहा हूँ वो बहुत सिंपल और सब उसको उपयोग कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए कि आप आज कोई शेयर खरीदना चाहते हैं और तुरंत आपका मन कर रहा है कि यार ये मैं खरीद लूँ और ये मुझे बहुत अच्छे लाभ देगा, तो उसी समय आप थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए और सांस लेना शुरू करिए और देखिए कि आपकी कौन सी नाक चल रही है, नसिका कौन सी चल रही है, लेफ्ट चल रही है कि राइट चल रही है। अब हमेशा जो है जब हम सांस लेते हैं तो कुछ ना कुछ कोई ना कोई नसिका ज़्यादा चल रही होती है, चाहे वो सूर्य की चल रही हो, राइट हैंड साइड सूर्य नसिका, लेफ्ट हैंड साइड चंद्र नसिका। तो यदि आपका चंद्र नसिका चल रही है, यदि आपकी चंद्र नसिका चल रही है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो डिसीजन है वो इमोशनल डिसीजन है। अब इसके अंदर लाभ मिलने की संभावना कम है, रुक जाइए। और यदि आपकी सूर्य नसिका चल रही है उस समय जो आपने काम किया, तो आपको जो है वो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो आप जो है काम कर दीजिए। ये तो वैसा हो गया, स्कूल में हम लोग ऐसे करते थे कि ये वाला हाथ बड़ा होगा तो हाँ है, ये वाला बड़ा होगा तो ना है। फिर बाद में रियलाइज हुआ हाथ तो दोनों बराबर है, रखने की पोजीशन पे आता है, कभी ऊपर कभी नीचे। नहीं, पर ये नसिका जो है ये आप करके देखिएगा, क्योंकि ये एक बहुत स्नैपशॉट तरीका होता है पता लगने का कि आपका, क्योंकि आप ना बेसिकली समझने की कोशिश कीजिए कि जब आप बहुत इमोशनल हो जाते हैं या फिर आप बहुत इंस्टेंटेनियस डिसीजन लेते हैं तो आपकी जो सांस है वो एक अलग तरीके से चलनी शुरू हो जाती है और वो आपको बताती है कि आप इस समय इमोशंस पे चल रहे हैं या आप जो है फैक्चुअल ग्राउंड लेवल पे चल रहे हैं। ठीक है, अगर हम समराइज में धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं, अगर कोई आपसे पूछे कि एक एस्ट्रोलॉजर को दिखाने क्या फायदा है, मतलब दुख में नहीं सुख में, अभी कोई समस्या नहीं किसी के जीवन में, अब एक एस्ट्रोलॉजर को पैसा क्यों दूं मैं दिखाने के लिए? क्योंकि कई लोगों को लगता है ना कि इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी, जैसे इंश्योरेंस कराना, एस्ट्रोलॉजर के पास जाना, सुख में सबको बुरा लगता है, दुख में इसकी कीमत समझ में आती है। देखिए, यदि बहुत ज़्यादा लूज करने के लिए नहीं है तो दिखाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि ये एक ज्योति होती है आगे की राह की, एस्ट्रो ज्योति होती है ये ज्योतिष जो है, तो उससे आप अपने आगे के जीवन को प्लान कर लेते हैं। आप जो है उसको जब प्लान करते हैं तो आपके डिसीजन जो हैं वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं, गलत डिसीजन नहीं होते हैं, तो नुकसान कम होते हैं तो हताशा कम होती है, दिक्कतें कम होती हैं। एक बार नुकसान होने शुरू हो जाए तो बदहवासी में आगे के डिसीजन भी गलत होने शुरू हो जाते हैं। तो जब अच्छा समय है तो उसका एडवांटेज ले लें, जब थोड़ा सा गलत समय है या हल्का समय है तो थोड़े से पैसिव हो जाएं,
ये फ़ायदा होता है। अच्छा, जैसे पेरेंट्स के बच्चे हैं, शादी वादी चले तो अलग बात है, पढ़े लिखेंगे तो अपने आप शादी ब्याह हो जाएगा। पढ़ाई लिखाई को लेकर भी क्या गाइडेंस एस्ट्रोलॉजर से लेना चाहिए? कि जैसे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, अब मेरे पापा जी बोले कि मैकेनिकल कर लो, वहाँ लड़कियां नहीं होती, डिस्ट्रैक्ट नहीं होगी, तो हमने मैकेनिकल कर ली। बाद में सब छूट गई। बट क्या इसका भी कोई सही तरीका कि यार आप जैसे मान लीजिए इंजीनियरिंग कर रहा हूँ मैं, अब इंजीनियरिंग में भी 6 ब्रांचेस हैं, तो क्या वो कंसल्ट करना, या 10th 11th में मैथ्स ले, बायो ले, कॉमर्स ले, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू प्रिडिक्ट हो सकता है कि क्या कहाँ बेहतर फ्यूचर है? प्रिडिक्शन नहीं होता है, इसका वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन होता है कि आपको क्या करना चाहिए। आपको मान लीजिए कि आप 10th में पढ़ते हैं तो आपको साइंस लेनी चाहिए कि कॉमर्स लेनी चाहिए कि आर्ट्स लेनी चाहिए, ये डिसीजन होता है। आप 12th के बाद मान लीजिए साइंस लिए हैं और उसके बाद आपको जो है वो कौन सी विधा में इंजीनियरिंग करनी चाहिए या आपको करनी ही नहीं चाहिए, सिंपल ग्रेजुएशन करना चाहिए, तो वो भी आप जो है थ्रू द प्लेसमेंट ऑफ स्टार्स पता लग जाता है कि क्या करने से आपको जो है वो लाभ मिलता है। अगेन ये एक बैक कैलकुलेशन है, बैक कैलकुलेशन कि आपकी लक्ष्मी योग कहाँ से बन रहा है और लक्ष्मी किस चीज़ से सबसे ज़्यादा मेहरबान होंगी, कहाँ से जो है आपको क्या करना है ताकि जो है वो बेस्ट हो। बहुत बार क्या होता है कि बच्चे करते तो इंजीनियरिंग हैं, फिर बाद में एमबीए कर लेते हैं और जहाँ पर काम करते हैं ना तो इंजीनियरिंग जो की होती है उससे कोई मतलब नहीं होता, तो 1 साल का फालतू का वेस्टेज था। मान लीजिए कि 4 साल बीटेक, तो वो 3 साल में निपटा सकते थे आप। मान लीजिए बीटेक ना करते तो 3 साल में हो जाता। ग्रेजुएशन तो करना था, ग्रेजुएशन आप वो कर सकते थे, लेकिन ये बहुत लोग जो हैं वो गलत डिसीजन लेते हैं। हालांकि बीटेक करने का बड़ा फायदा होता है, आप लेबोरियस बन जाते हैं। अगर आपने किया है तो आप जरूर कीजिएगा, आपको वो मजबूत इंसान बनाता, आप पैनिक नहीं करते। बट अगेन सर, ये आप जो बता रहे हो ये मतलब बहुत ही वो लग रहा है मुझे, देन फिर तो हर बच्चे को कंसल्ट करना चाहिए। क्योंकि अच्छा, अगर मान लीजिए डिफरेंस हो जाए कि एक बच्चा है उसे बायो पसंद है या कॉमर्स पसंद है, बट आप कह रहे हो कि एस्ट्रोलॉजी कहती है कि मैथ्स में तुम्हारा भविष्य सेफ एंड सिक्योर है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन फिर क्यों, और इसको कैसे फिर आप दोस्त को समझाओगे आप? देखिए ऐसा है कि वो लोग जो कि घर के अंदर डिसीजन नहीं ले पाते हैं नॉर्मली, क्योंकि पीयर प्रेशर बच्चों का कुछ और बोलता है, पेरेंट्स कुछ और बोल रहे होते हैं, दिख कुछ और रहा होता है, तो वो जो है उसके लिए ज़रूर हमारे पास आते हैं कि इनमें से क्या चीज़ बेस्ट चूज़ करनी चाहिए ताकि बच्चा जो है वो बिना किसी परेशानी के निकल जाए। तो 10-15% ये भी लोग होते हैं मेरे पास जो आप कह रहे थे कि कौन से सब्जेक्ट्स लें ताकि ये बच्चा जो है अपने पोटेंशियल के अंदर मैक्सिमम जो है मतलब वो ये तो बढ़ एक पाए। मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि इसके आगे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे जॉब में आता है कि आपको 4 कंपनी से ऑफर आया, किस में हमारी ग्रोथ, बिकॉज अगर आप एस्ट्रोलॉजी सोचना शुरू करोगे तो फिर आप हर चीज में कंसल्ट करना चाहोगे। वो फिर द स्काई इज द लिमिट। कुछ भी आप जो आपके पास ऑप्शंस आए हैं उसमें से कौन सा बेस्ट है वो बहुत आसानी से आपको पता चल जाता है ये आपका बेस्ट है। बट इज इट गुड और बैड? देखिए बहुत बार जो है वो बैड भी हो सकता है, लेकिन गुड इसलिए है कि जब आप खुद कंफ्यूज हैं, जब आप खुद कंफ्यूज हैं कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, आपके पास एक बहुत अच्छी जॉब है, आपके पास 50% हाइक पे एक हल्की कंपनी की जॉब आ गई, अब आप जो है परेशान हैं, सिगरेट पिए जा रहे हैं कि यार क्या करूं, यहाँ पर तो यार मेरी स्टेबिलिटी है, वहाँ पर पता नहीं 3 महीने तनख्वाह देने के बाद मेरे को निकाल ना दें, अब क्या करूं मैं, अब कौन बताएगा आपको इस बारे में? आपको जिसके पास जाओगे वो अपने हिसाब से बताएगा। अब यहाँ पर आपको एक डिसीजन लेना है कि भाई मेरे आगे 6 महीने का करियर खराब तो नहीं है, उसके बाद ऐसा तो नहीं है कि मेरे को घर बैठने का योग तो नहीं है। अगर घर बैठने का योग है तो वो कहेगा कि भाई वो पुरानी जगह पे चले जाओ, वहीं पर तनख्वाह कम मिल रही है लेकिन स्टेबल मिल रही है, वो कर लेना। तो यहाँ पर जो है वो बहुत फायदेमंद होती है। यानी अननेसेसरली एस्ट्रोलॉजर पास मत जाए, बट जहां पर Confusion ऑप्शन हो है, कि बड़ा कुछ स्टेक पे है, बड़ा कुछ स्टेक पे है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं या मल्टीपल डिसीजंस हैं, उसके अंदर ज़रूर आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। किन किन चीज़ों में एस्ट्रोलॉजी में जाना कंपल्शन आपके हिसाब से एडवाइस होगी कि ये 4-5 चीज़ें जहां पर आप कंपल्शन जाइए, गुड फॉर यू? देखिए मेरे हिसाब से तो मैरिज में ज़रूर जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है वो परेशानी में आती हैं। फिर अगर आप अपने करियर को चेंज कर रहे हैं तो आपको ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि करियर चेंज के अंदर बहुत बड़ा डिसीजन होता है ये, क्योंकि इसमें पूरी की पूरी फैमिली इफेक्ट होती है। फिर यदि आप कुछ एक्सपेंशन कर रहे हैं जिसके अंदर आप बहुत बड़े डेट पे जा रहे हैं, वहाँ पर जाना चाहिए, क्योंकि
आपने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर लिया, इतने बड़े डेट में चले गए, और अगर सपोज वो बैठ गया तो क्या होगा? विदेश जा रहे हैं तो विदेश के अंदर जो है बहुत सारे लोग जो हैं जाते हैं, वापस आ जाते हैं, उनको वो लाभ नहीं मिलता। अगर जा रहे हैं तो यहाँ पर जो है वो ज़रूर करना चाहिए। कोई कंपनी का नाम रख रहे हैं, मान लीजिए कोई कंपनी खोली XYZ, तो वो X क्या होना चाहिए, इसको ज़रूर पूछ लें। वो आपके नाम के साथ रिवर्बरेट करना ये चाहिए। नंबर गेम भी ये सब सच होता है? नहीं, नंबर गेम नहीं है ये। आपके वास्तव में आपके नक्षत्र के ऊपर बेस्ड होता है ये, कि आपका विनिंग हाउस कौन सा है। 10th हाउस विनिंग हाउस होता है, उस पे कौन सा जो है नक्षत्र आता है, और उसका कौन सा जो है वो अक्षर आपके लिए बेस्ट होगा, वो आपके लिए विनिंग नंबर हमेशा ही होगा। तो आप यदि उसके हिसाब से अपनी कंपनी को रखते हैं तो काफ़ी अच्छा हो बच्चे जाता का है। नाम? बच्चे का नाम भी रख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली उस समय तक ये बात लोग समझते नहीं हैं, लेकिन बाद में जब कंपनी रखते हैं तो स्टेक्स बड़े हो जाते हैं। आजकल तो माँ बाप दोनों आपस में राइम करके रख लेते हैं। जी। दो पापा को उठाया, एक मम्मी का मिला के एक नया नाम बना के दे दिया। पहले से चल रहा है पिनास मसानी। ट्रू ट्रू। अच्छा, ये मांगलिक वांगलिक भी आप मानते हैं आप? क्योंकि कुंडली के साथ ये सीधे आता है। आप चाहे मैट्रिमोनियल साइट्स पे देखिए, बहुत एक तो मांगलिक को लेके बड़ी मिथ भी है। मैंने कई सारे लोगों से बात की, सबका अलग अलग आता है। कोई एनर्जी की बात करता है, कोई इसे फिजिकल पावर की बात करता है, कोई इसे दोष के तौर पर देखता है। व्हाट इज एग्जैक्टली मांगलिक? मंगल तभी देखना चाहिए जब वो शादी, मांगलिक हम देखते हैं शादी के लिए। अगर वास्तव में मंगल दंगल कर रहा है शादी के अंदर तभी मांगलिक है, वरना मांगलिक नहीं है। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम मांगलिक हैं, पहले से 25 साल से समझते आ रहे हैं कि मांगलिक हैं, जबकि वो मांगलिक होते नहीं हैं। सिर्फ मंगल किसी भाव में बैठा हुआ है, वो मांगलिक बना रहा है, ऐसा होता नहीं है। हमारे किसी भी ऐसे ग्रंथ में मंगल का ऐसा उल्लेख नहीं है जो कि शादी को खराब करता हो और वो मांगलिक को एक संज्ञा देता हो। ये हमारे द्वारा बनाया हुआ एक टॉपिक है। तो 2-3% हॉरोस्कोप्स मांगलिक हो सकते हैं और उसका भी निवारण होता है। तो चिंता मांगलिक क्या होता है, थोड़ा सा इसको आप मुझे समझाइए। मैंने क्योंकि किसी एस्ट्रोलॉजर को सुन रहा था कहीं में, उन्होंने कहा कि ये एनर्जी को लेकर रिलेटेड होता है, कि टू मच ऑफ एनर्जी, मतलब आई डोंट नो, उनका एक अलग डेफिनेशन थी। एक आप कुंडली की बात बता रहे हो, सो इज इट रिलेटेड टू कुंडली, इज इट रिलेटेड टू एनर्जी, क्या है ये मांगलिक? देखिए, मंगल एनर्जी होती है। मंगल जो है वो एनर्जी का ग्रह है, आवेश का ग्रह है, इम्पल्सिव ग्रह होता है। वो सब शादी के भाव में बैठता है। शादी यानी आपका टेम्परामेंट पे मंगल बैठ जाए तो आप गुस्से वाले हो जाएंगे। आपकी वाइफ के हॉरोस्कोप सप्तम भाव में बैठ जाए तो वो गुस्से वाली हो जाएगी। सेकंड हाउस में बैठ जाए तो घर के अंदर अशांति रहेगी। 12th हाउस में बैठ जाए तो 12th हाउस बेड प्लेजर्स का होता है, वहाँ पर नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है। तो ये अष्टम भाव में बैठ जाए तो वो स्वमंगल्य का होता है, यानी कि मैट्रिमोनियल अलायंस के बाद स्पाउस की जो जीवनी देखते हैं या जीवन देखते हैं वो वहाँ से देखते हैं, वहाँ बैठ जाए तो वो उनको ख़राब करने की कोशिश करता है। लेकिन ये बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। वो सिर्फ 2-3% ही केसेस में ख़राब करता है, अधिकांश केसेस में ख़राब करता नहीं है। और एक समय के बाद तो वो नलीफाई हो जाता है। तो वो नलीफिकेशन जो होती है वो ज़रूर देखनी चाहिए कि कैंसलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, और अधिकांशतः कैंसलेशन हो जाता है। एस्ट्रोलॉजी का सबसे बड़ा मिथ क्या है जो सुनाई पड़ा आपको सबसे ज़्यादा, कि ये एक बहुत कोरी अफवाह फैला दी जाती है? बहुत सारे ग्रहों को नेगेटिव तरीके से जो है वो पोर्ट्रे किया जाता है, चाहे राहु हो, शनि हो, मंगल हो। ये इतनी तरीके से नेगेटिव कर देते हैं कि आइए और अरे आपके ऊपर तो राहु की दशा चल रही है, आपके ऊपर तो शनि की दशा चल रही है, आपके ऊपर तो मंगल भारी है, और वो बेचारा डर जाता है। ये जो है सबसे बड़ी एक नेगेटिविटी है जो कि मिटनी चाहिए, क्योंकि शनि नेगेटिव नहीं होता। यदि आप आज ये हैं तो शनि के कारण है, क्योंकि वो करियर में आपको उठान दे रहा है। तो राहु खराब नहीं होता, वो एक्सपेंशन करता है। ठीक है, सीक्रेटिव होता है लेकिन एक्सपेंशन करता है। मंगल खराब नहीं होता, वो एनर्जी का कारक होता है। इम्पल्सिवनेस होती है लेकिन एनर्जी भी वहीं से आती है। तो कोई बहुत अच्छा है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ परेशानियां तो होंगी, वो हमको एब्जॉर्ब करनी पड़ती हैं, और जो अच्छाइयाँ होती हैं उसको एम्पलीफाई करना चाहिए। तो कोई भी ग्रह खराब नहीं है और कोई भी ग्रह बहुत अच्छा नहीं है। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे तो ये इतने सारे ग्रह उच्च चुके हैं, वो खराब हो सकता है। और बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमारे ग्रह जो हैं वो नीच के हैं, वो अच्छे हो सकते हैं। तो कोई ऐसा नहीं है। मिथ्स जो हैं वो बहुत थंब रूल लेकर हैं कि शनि खराब है, मंगल खराब है, राहु खराब है, जबकि ऐसा होता नहीं। क्या एस्ट्रोलॉजी आपकी डेथ भी प्रेडिक्ट कर सकती है? देखिए, ये जो एक डोमेन है ना,
वो भगवान ब्रह्मा का है। ये सबसे थोड़ी देर पहले आपने कहा कि कम से कम 85 साल आप जियोगे। जी, तो मैं आपको एक इंडिकेशन दे रहा हूँ कि 85-90, 80-85, 70-50, 50-60, 55-60, यही मैं आपको बताऊंगा। जो एग्जैक्ट एज है वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, लेकिन आई एम फॉरबिडन टू टेल दैट, इट्स ओके, आई एम आस्किंग। आप नहीं बताओ वो एक अलग विषय है। क्या एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशन से ये हो सकता है कि यस यस, आप जैसे पीरियड कहा 85, 90, 75, 80, अगर 5 ईयर का भी आप स्पैम ले रहे हो, बिल्कुल, इज इट पॉसिबल? यस इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ डन, इट इज़ रेगुलरली डन। कोई आदमी आता है मेरे पास, मान लीजिए कोई कहता है कि मेरे को इससे शादी करनी है, तो सबसे पहले तो देखते हैं कि दोनों की उम्र कंपैटिबल है कि नहीं है। ये तो हम मतलब बिना पूछे देखते हैं, कंपैटिबिलिटी उम्र की देखी जाती है। ऐसा ना हो कि एक 30 साल पे जा रहा हो और एक 70 साल का हो, तो वो एक ऑटोमेटिकली हम देखने की कोशिश करते हैं कि क्या है क्या नहीं है। आप कोई आता है मेरे पास, कहता है मुझे 20 साल के बाद मेरा ये काम हो जाएगा, सबसे पहले तो मैं ये देखता हूँ कि 20 साल तक जनाब रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो ये तो ऑटोमेटिकली देखा जाता है। सो मीन्स जब आप जन्म ले रहे हो वहां से लेकर आपकी अंतिम क्रिया तक एवरीथिंग इज डिसाइडेड, इज जस्ट मैथमेटिक और साइंस जिसके थ्रू आप बता रहे हो। बिल्कुल ट्रू। इट कैन बी हार्श ऑल्सो, अगर आप सबको जानना चाहो। अबाउट व्हाट? एवरीथिंग। नहीं, यू कैन नो एवरीथिंग, बट सो अगर एवरीथिंग इज डिसाइडेड, अगर डिसाइडेड है तो वो तो फिर आपका, जैसे ये मेरे क्यूरियोसिटी वाला सवाल है कि अगर मेरा जन्म से लेकर मृत्यु तक की मेरी सारी लीलाएं डिसाइडेड है, तो फिर मेरे कर्म उस हिसाब से होते जाएंगे। जैसे मेरा दिमाग जब मैं बीटेक कर रहा था तो वो मीडिया की तरफ आया होगा, मीडिया में आ गया मैं, फिर मन हुआ होगा छोड़ दो, तो ये तो कर्मा मेरे, ये प्री जन्म के डिसाइडेड होंगे कि मेरी यात्रा, लाइफ इज अ जर्नी, इस यात्रा से होकर मैं यहाँ फुल स्टॉप तक पहुंचूंगा। अब ये देन एस्ट्रोलॉजी अब ये सारे के सारे आपका जो ये क्वेश्चन है ना, ये मेरे जितनी बात मैंने बताई है सबका सारांश है ये। आपकी जो हॉरोस्कोप है वो इस जन्म का तो है नहीं, मैंने आपको पहले बताया, वो पिछले जन्म का है। उसमें ये सब चीज़ें डिसाइडेड हैं कि आपने अपने पिछले जन्म में किया क्या था। मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आपको इसके अंदर चेंजेस लेकर आने हैं। आप क्या क्या अपने कर्मों से चेंजेस कर सकते हो, वो आपकी आत्मा का ट्रेवर्स है। आप 104% कर सकते हो कि आपका जो गुरु है उसकी फ्री विल कितनी है। गुरु का मतलब बृहस्पति, उसकी फ्री विल कितनी है। फ्री विल का मतलब ये है कि आप अगर चेंज करना चाहोगे तो कितना चेंज कर सकते हो। और बहुत सारे हॉरोस्कोप होते हैं उसमें 90% तक चेंजेस हो जाते हैं, और बहुत सारे होते हैं वो 5% भी चेंज नहीं करते। यानी कि जैसे पहले जीवन था उसी को जो है कॉपी पेस्ट करके इस जीवन के अंदर अपना जीना शुरू कर देते हैं। तो आपको एक बार एक आभास हो गया कि ये मेरा ट्रैक रहेगा फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड। अब मुझे कहाँ कहाँ चेंज करना है वो आपके हाथ में है, वो आप चेंज कर सकते हो। एंड फॉर दैट ओनली आई सजेस्ट कि ये आप ये करो, ये मत करो। अगेन देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। अब मैं क्यूरियस बॉय की तरह सवाल पूछ रहा हूँ। जी जी जी। आपने मेरी कुंडली देखी, क्योंकि हमारा एग्जाम्पल मेरी कुंडली का है तो मैं उसी को आधार बनाता हूँ। आपने 2 प्रमुख बातें कही, एक बिछड़ाव की बात कही, दूसरा कहा 48 साल में मेरा बदलाव होगा। अब बिछड़ाव होगा तभी उधर बदलाव जाएगा, एक आपने ये कहा। दूसरा ये कहा कि ना बिछड़ाव होगा ना बदलाव होगा। सो दोनों चीजें तो हो नहीं सकती। नहीं, मैंने जो यात्रा यहां से यहां की वो एक ही होगी। जी जी। अब आपने मेरी बात को समझा नहीं कि मैंने कहा कि आपकी हॉरोस्कोप, आपने ये भी कि शादी करना हॉरोस्कोप में लाके, ताकि अलगाव ना हो, बिछड़ाव हो ही ना। आई वॉन्ट टू करेक्ट दैट। बट देन यू सेड इट्स प्री डिसाइडेड कि वो यात्रा पूरी तय है। ये प्री डिसाइडेड पहले वाला जीवन का था ना। हाँ। वो पिछले जीवन का था। हाँ। इस जीवन के अंदर तो पुराना का पुराना कॉपी पेस्ट है। कौन कौन सा आपको मिटा के ठीक करना है वो मैंने आपको बता दिया। कौन कौन सा मिटा के मैंने ठीक करना है, मैंने बोला कि आपका 48 पे ये होगा, और आपका जीवन में आपकी जो भार्या होगी उससे कम बनेगा, तो वो हमको ठीक करना है। एंड दैट इज द कर्मा करेक्शन दैट यू नीड टू डू इन दिस लाइफ। सुपर, आई थिंक ये इंटरेस्टिंग पॉइंट था। कलर से ही फर्क पड़ता है आप क्या कपड़े पहनते हो इन चीजों से? बहुत कम फर्क पड़ता है। बहुत, क्योंकि लोग बहुत मानते हैं कि ये कलर पहन के चलो, ये बहुत कम फर्क पड़ता है। आप बहुत ही नेगेटिव कलर ना पहने। नेगेटिव कलर क्या होता है? अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपका हॉरोस्कोप देखा तो आपके लिए ब्लैक सूट करता है,
वाई? बिकॉज शनि आपके लिए सपोर्टिव है, तो आप ब्लैक पहन देखिए, हम सकते हैं। वैसे ही ब्लैक ही पहनते हैं। अब तो अपनी माता जी के लिए जवाब भी मिले, सारे लोग जो मुझसे कह रहे थे भाई साहब ब्लैक क्यों पहनते हैं, सर ब्लैक क्यों पहनते हैं? शनि को बलिष्ठ करने के लिए पहना जाता है, तो और शनि सपोर्टिव होना चाहिए तभी पहनेंगे। यदि आपकी कुंडली में शनि नेगेटिव है, हाँ। अब आप ब्लैक पहनेंगे तो इसका मतलब नेगेटिव आदमी को बलिष्ठ कर रहे हैं, तब नहीं पहनना तो चाहिए। मेरे लिए नेगेटिव कलर क्या होगा फिर, जिससे आमतौर पर लोग काला कलर शुभ नहीं मानते हैं? आपके लिए नेगेटिव कलर लाल हुआ। आपके लिए मतलब लाल का बहुतायत करना जो है वो आपके लिए जो है वो एक नेगेटिव कलर हुआ, तो आपको वो नहीं पहनना चाहिए या कम पहनना चाहिए, या वो जैसे डोमिनेट नहीं होना चाहिए। पहनिए लेकिन डोमिनेट नहीं उतना होना चाहिए। पहने टाई लगाते तो टाई लगा लीजिए, और नहीं शर्ट भी पहन लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है कि आप फिर तो पहनिए। गोविंदा लगने लगेंगे सर। नहीं, वो जब मैं लाल की बात करता हूँ तो लाल और उसके शेड्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो उसके अंदर आप ऊपर बिल्कुल ही सुर्ख लाल की तरफ मत जाइए। तो ये है। तो ये कलर का या हाथों में जो अंगूठियां पहनते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर के पास कई बार मैंने देखा, आप जाते हैं तो आपको 4 अंगूठी देते हैं, ये वाली सी ये होगा, ये वाली सी होगा, आपका हाथ खाली दिख रहा है मुझे। आपकी आपकी विल पावर को, आपकी सोचने की शक्ति को अलाइन करने का ये तरीका होता है कि आपको मैं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर अलाइन करूं। देखिए, हम कहते हैं कि हम मंदिर जाकर भगवान से कुछ मांगते हैं और भगवान हमको दे देते हैं, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि हम मांगने क्या गए हैं। हम मांगेंगे तभी तो कुछ मिलेगा, और उसके लिए फिर हम प्रयास करेंगे। अगर हम प्रयास नहीं करेंगे, मांग तो लिया लेकिन प्रयास नहीं किए, तो भगवान के मंदिर में जाने से पहले हमको ये पता होना चाहिए क्या मांग रहे हैं और उसके लिए हम प्रयास क्या कर रहे हैं। अगर हमने ये दोनों चीज़ें छोड़ दी तो आप जितनी मर्जी घंटी बजा लीजिए, आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। आपके प्रयास जो हैं वो प्रमुख हो जाते हैं। भगवान उसके अंदर आपकी जो है फिर मदद करना आरंभ करते हैं कि ठीक है, आपने ये मांगा, आपने ये प्रयास किया, ओके नाउ आई विल स्ट्रेंथन दीज प्लैनेट्स फॉर यू। आप जब कोई अंगूठी पहनते हैं या फिर कोई कलर के स्पेसिफिक कपड़े पहनते हैं, तो आप उन्हीं ग्रहों को मजबूत करते हैं जिसके लिए काम कर रहे होते हैं। तो ठीक है। अच्छा, फिर तो ये दोस्ती यारी में काम करता होगा कि इस आदमी से दोस्ती करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, या इसके साथ जाओगे तो शुभ हो जाएगा, या ये टू मच ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, इससे बचिए? ये टू मच एस्ट्रोलॉजी है और नहीं भी है। अब जैसे मैं बॉस हूँ, अब मेरे यहाँ मान लीजिए कोई एम्प्लॉय आ रहा है, तो मैं एम्प्लॉय में उसका टैलेंट देखूं किस कुंडली देखूं? देखिए, आप टैलेंट और उसका टैलेंट ही देख लीजिए, क्योंकि वहाँ तक उसकी कुंडली मिलेगी नहीं। मैंने बताया कि अधिकांश कुंडलियाँ गलत होती हैं, तो वो आपको सही मिली नहीं मिली, पहली बात तो ये है। हाँ। और दूसरी बात ये है कि जैसे आप दोस्ती की बात कर रहे थे, तो एक पूरा भाव होता है 11th हाउस, जो कि आपके फ्रेंड्स को डिफाइन करता है। तो इवेंचुअली योर फ्रेंड्स आर गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू और नॉट, ये वहाँ से पता चलता है। तो जब ये पता लग जाए कि फ्रेंड्स से ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, तो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर निवेश नहीं करना चाहिए, वरना जो है आघात लग जाता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन मेरा, एक एस्ट्रोलॉजर जो ये दावा करता है कि मुझे साइंस के जरिए, विज्ञान के जरिए, ज्योतिष के जरिए किसी भी व्यक्ति के जन्म से लेकर मरण तक की सारी बातें पता लग सकती है, उसकी मृत्यु का स्पेसिफिक टाइम पता लग सकता है, आसपास का, आप नहीं डिस्क्लोज करेंगे वो अलग बात है, फिर सारे एस्ट्रोलॉजर अपनी लाइफ में सब कुछ ठीक क्यों नहीं कर लेते हैं? क्यों नहीं वो अंबानी बन जाते हैं? क्यों नहीं उनके बच्चे जो है वो सब कुछ कर लेते हैं? क्यों उनके जीवन में सारे सुख नहीं आते हैं? ये एक आम जनता का समरी सवाल होगा आपको लेकर। देखिए, मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि जब आपका ये प्रश्न है, तो इसका एक मर्म समझने की कोशिश कीजिए कि उस व्यक्ति, वो भी तो एक व्यक्ति है, उसकी भी तो एक कुंडली है, उसके अंदर भी तो कुछ पॉजिटिविटीज़ हैं या कुछ नेगेटिविटीज़ हैं, कुछ चीज़ उसको रेस्ट्रेन कर रही हैं ये काम करने से। वो एक वाचन तो अच्छा कर सकता है। अब एक तेंदुलकर को बनाने वाला उनके गुरु हैं, वो अचरेकर साहब, वो तेंदुलकर तो नहीं बन पाए, लेकिन उन्होंने तेंदुलकर बना दिए, उन्होंने विनोद कांबली बना दिए, लेकिन खुद नहीं बन पाए वो। तो कुंडली पढ़ना एक विधा है, एक साइंस है, उसको आप जानते हैं, लेकिन जो है वो जी उनको आप जानते हैं, लेकिन अपने जीवन में आपके पास कितनी फ्री विल है उसको चेंज करने के लिए, ये जो है हर कुंडली के ऊपर निर्भर करता है। तो यदि वो व्यक्ति जो भी जितना बड़ा भी एस्ट्रोलॉजर क्यों ना हो, यदि उसके पास जो है वो फ्री विल नहीं है अपने आप को कन्वर्ट करने के लिए, तो वो अंबानी नहीं बन सकता, और अगर है तो बन भी सकता है। बट अपने बच्चों को लेके या बाकी चीज़ों को लेके आप कंसिडर करते हैं सारी चीज़ें कदम कदम पे? उनको जब मेरी ज़रूरत होती है तो मैं ज़रूर बताता हूँ,
वरना वो अपने अपने जीवन में चल रहे होते हैं, अपने जीवन को वो कर रहे हैं। जब वो मुझसे पूछते हैं तो मैं ज़रूर कुंडली देख के बता देता हूँ कि ये काम कर लो, ये काम मत करो। रैंडम किसी लोग को आपसे जुड़ना कैसे जुड़ेंगे आप, क्योंकि हम एंड पे आ चुके हैं आप। रैंडम मतलब किसी को आपसे अपनी कुंडली कंसल्ट करवानी हो तो कैसे आपसे जुड़े, क्योंकि आपने इतने सारे प्रेडिक्शन दिए हैं। अब ये वीडियो साल भर में भी चलेगा, 2 साल भी चलेगा, 10 साल में चलेगा। जी जी जी। अगर सच हुई तो आपको तारीफ के लोग तो करेंगे कि मेरी वेबसाइट पे आए, vinaybajangi.com पे मेरा ऐप है कर्मा एस्ट्रो ऐप, उस पे आए, उस पे जुड़ें, वीडियोस देखें मेरी आपके साथ वीडियोस आए वो देखें उसको, तो ज़रूर मुझसे जुड़ जाएंगे वो। और स्नैपशॉट विधियां मैं बताते रहता हूँ कि कैसे कैसे आप खुद अपने आप के खुद के आप ज्योतिष बन सकते हैं, वो देखते रहें तो छोटी छोटी ट्रिक्स से जो है वो अपने जीवन को अच्छा करना शुरू कर देंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। समरी में यही करूंगा, मुझे लगता है कि ये जितने एस्ट्रोलॉजी को लेकर मैंने पॉडकास्ट किया उसमें सबसे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट में था, क्योंकि काफ़ी बोल्ड प्रेडिक्शंस है। मुझको लेके भी मेरे मन में भी जिज्ञासा हुई कि आप कितने सही होते हैं, और जितने चीज़ें आती जाएंगी मुझे लगता है कि मैं भी समय के साथ साथ उतना ज़्यादा जनता के बीच में बातें रखता रहूँगा या लोग मेरे तक लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। सो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मैंने कल मनोज जी के साथ किया वो आदिपुरुष। अब देखते हैं कि ये आपके लिए आदिपुरुष साबित होती है या रामानंद कृष्णा जी की रामायण, जिसे लोग दशकों तक याद रखेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, नमस्कार।